जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार कंफर्म कर दो फटाफट से, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। गुड इवनिंग टू यू ऑल। होपफुली मजे में होगे। एक क्लास तुम्हारी हो चुकी है साइंस की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड क्लास। बाइनोमियल थ्योरम आज हम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे क्या आज? बाइनोमियल थ्योरम की आखिरी क्लास है और कल से हमारा फिर पीएनसी स्टार्ट होगा। ठीक है, कल से विल बी स्टार्टिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, फटाफट से एक बार कंफर्म करो। चलो शाबाश। एक बार फटाफट से क्लास का रिचुअल पूरा करेंगे। क्या करेंगे? लाइव चैट में फटाफट से लिखेंगे भारत माता की जय। ऑल क्लियर। चलो भाई, शाबाश 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 शाबाश। आज तो टारगेट पूरा हो गया होगा जो ऑर्डर था। आई थिंक ऑर्डर वुड हैव कंप्लीटेड। यस नो जेंटलमैन, जो ऑर्डर था कंप्लीट हो गया। आज दूसरा ऑर्डर भी जाएगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहना फटाफट से। दिमाग और हाथ दोनों को मजबूत रखना। दूसरा ऑर्डर जाएगा बाइनोमियल के पीवाईक्यू के लिए। ठीक है भाई, बाइनोमियल थ्योरम के पीवाईक्यू का ऑर्डर रहेगा लास्ट में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास। बेसिक ऑफ कॉम्बिनेशन हमने पढ़ रखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन हमने पढ़ रखा था, बाइनोमियल एक्सपेंशन कल डील कर लिया था, नंबर ऑफ टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जनरल टर्म समझ लिया था और टर्म फ्रॉम एंड समझ लिया था। ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। ठीक है मेरे भाई, आज क्या क्या पढ़ना है हमें? आज मिडिल टर्म के बारे में पढ़ना है, कुछ शॉर्टकट सीखने, एब्सोल्यूट टर्म सीखेंगे जो इसी के एक्सटेंडेड वर्जन है, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ रेशनल इंडेक्स पढ़ेंगे, लार्जेस्ट टर्म सीखेंगे और रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें भी इंक्लूडेड है जो यहां पे लिखी हुई नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो यहां पे लिखी हुई नहीं है, जैसे सम ऑफ कोएफिशिएंट वगैरह। सम ऑफ कोएफिशिएंट भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जेंटलमैन। पहले तो देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सवाल करेंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये सवाल करेंगे और इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाने, इसलिए सबसे पहले कुछ सवाल करवा रहा हूं तुम्हें। और इसके लिए मेरे भाई तुम्हारा चैट कर रहा हूं मैं बंद, क्योंकि चैटिंग चलती रहेगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, चैटिंग चलती रहेगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसलिए चैटिंग बंद और अपना निगाह जरा बोर्ड की तरफ कर लेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे बोर्ड की ओर, क्योंकि ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। और कोशिश करो कि फर्स्ट गो में ही समझ लो, कोशिश करो कि फर्स्ट गो में ही ये सवाल समझ लो। इस टाइप के सवाल अब एनडीए पूछेगा तो ध्यान देना जरा। बोल रहा है क्या? द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन 5 to the power 1/2 प्लस 7 to the power 1/8 का होल पावर कितना मेरे भाई? 1024। हमें बोला क्या जा रहा है कि जब इस गिवन एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे, जब इस गिवन एक्सप्रेशन को हम मेरे भाई एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कितने इंटीग्रल टर्म होंगे ये बताओ। इंटीग्रल टर्म का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इंटीग्रल टर्म का मतलब हुआ इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव बन रहे चाहे नेगेटिव बन रहे, दैट्स सेकेंडरी थिंग, बट वो इंटीजर होने चाहिए, प्रॉपर इंटीजर होने चाहिए। मतलब कोई ऐसा ना हो कि कोई इरेशनल टर्म बन जाए, कोई ऐसा ना हो कोई इरेशनल टर्म बन जाए। समझ गए मेरे भाई? कोई इरेशनल टर्म बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कभी अगर पावर में किसी के 7 to the power 1/5 कहीं बच रहा है तो ये तो इरेशनल वैल्यू है ना, ये तो रेशनल है नहीं, ये तो इरेशनल वैल्यू रूट के अंदर जाएगी। इसीलिए ऐसे टर्म्स जो नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल टर्म बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब समझो कैसे करेंगे। बेसिक चीज जो हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, बेसिक एक्सपेंशन जो कल जनरल टर्म का हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? TR+1 इज इक्वल टू NCR A to the power N-R B to the power R। हमने यही पढ़ा था मेरे भाई। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम बोलेंगे कि TR+1, ध्यान से समझ लो, बहुत धीरे बोल रहा हूं, TR+1 इज इक्वल टू 1024 CR A to the power, A की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 5 to the power 1/2 है, तो हम इसको लिखेंगे 5 to the power 1/2, 5 to the power 1/2 का होल पावर कितना मेरे भाई? N-R, तो हम यहां पे लिखेंगे 1024 -R। ठीक है, B to the power R, B की वैल्यू कितनी है? 7 to the power 1/8, तो हम यहां पे लिखेंगे 7 to the power 1/8
और इसका पावर कितना r, ठीक है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे क्या 1024 CR। अब ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, जब पावर के ऊपर फिर से पावर रहता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो वही काम हम यहां पे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1024 माइनस r अपॉन में 2, और लास्ट में क्या लिखेंगे 7 टू द पावर r/8, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1024 CR 5 टू द पावर। अब ये 2 को अगर सेपरेट कर दिया, यहां पे हमने क्या कहते हैं 2 को सेपरेट कर दिया तो 1024/2 क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 512 माइनस r/2, और ये बन गया क्या 7 टू द पावर r/8। अब एक बात समझो, यहां पे सारी कहानी है, जो इस पॉइंट को समझ गया वो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, जो ये इस पॉइंट को समझ जाएगा वो सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। पॉइंट क्या है यहां पे, ध्यान से देखो, अगर इस वैल्यू को इंटीजर होना है, 5 टू द पावर जो भी है उसको इंटीजर होना है, 5 टू द पावर जो भी अगर उसको इंटीजर होना है मेरे भाई, मतलब वो फ्रैक्शनल वैल्यू ना बचे, तो इस r को 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, यस और नो। इस r को 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, तभी ये जाकर के ओवरऑल एक इंटीजर बनेगा, यस और नो। तो r की वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। साथ में हमें क्या देखना पड़ेगा, जो दूसरा वाला टर्म है उसका भी पावर क्या बने, इंटीजर पड़े। मतलब हमें r की हर वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है, समझो जरा, हमें r की हर वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके कारण ये भी इंटीजर बन जाए और ये भी इंटीजर बन जाए। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें r की हर वो वैल्यू ढूंढनी है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, यस और नो। जो 2 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। मान लो कि तुमने बोला कि भैया r की वैल्यू 4 रख लेते हैं। अगर r की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहां पे r की वैल्यू 4 डालोगे तो 4/2, 2 नो डाउट सही है सर, 2 बन रहा है, करेक्ट है। बट यहां पे जब 4 डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4/8, यानी कि ये 1/2 बन जाता। तो फिर तो 7 टू द पावर 1/2 रेशनल बचा ही नहीं ना, 7 टू द पावर 1/2 तो रेशनल बचा ही नहीं, ये सुनो। तो भाई हम क्या करेंगे, हम ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो 2 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। ऐसे केसेस के लिए क्या करना पड़ता है, अगर कभी भी तुम्हें 2 नंबर गिवन है, ध्यान से सुनो, अगर कभी भी तुम्हें 2 नंबर गिवन है, मान लो कि x एंड y, तुम्हें 2 नंबर गिवन है, तुम्हें हर वो नंबर फाइंड करना जो x और y से डिविजिबल हो। तुम सिंपली क्या करोगे, तुम वो नंबर फाइंड कर लोगे जो x और y के एलसीएम से डिविजिबल है। क्या मेरे भाई, जो x और y के एलसीएम से डिविजिबल होंगे वो हर नंबर x से भी डिविजिबल होंगे और y से भी डिविजिबल होंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे एलसीएम ऑफ, साइड में कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 8। तो एलसीएम ऑफ 2 and 8 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। मतलब हर वो नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो 2 से कंफर्म है कि डिविजिबल होगा। जैसे 8 इटसेल्फ, 8 क्या होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है और 8 से भी डिविजिबल होता है। 16 2 से भी डिविजिबल होता है, 8 से भी होता है। 24 2 से भी डिविजिबल होता है, 8 से भी होता है। ऐसे कर करके कहां तक हम जा सकते हैं, आर की मैक्सिमम वैल्यू मेरे भाई कितनी हो सकती है, भैया आर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1024। भैया आर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1024, क्योंकि एनसीआर में आर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो एन के बराबर ही हो सकती है। तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज कहां तक जाएगा, 1024 तक जाएगा। क्या मैंने बोला कि ये सीरीज कहां तक जाएगा मेरे भाई, 1024 तक जाएगा। मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी, आर की। ये आर की पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। अब जरा देखते हैं कि कितनी वैल्यूज आर की निकली। हम यहां पे जरा देखते हैं ये कितनी वैल्यूज आर की निकली। अब यहां पे तुम्हारा यूज होगा एपी का कॉन्सेप्ट, यहां पे यूज होगा तुम्हारा एपी का कॉन्सेप्ट। 8 16 24 ये एक एपी बना रहा है, ये सुनो, ये एक एपी बना रहा है। एपी का nth टर्म यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी, 1024 है। तो हम लिखेंगे 1024 1024 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 8 है, वापस है, कॉमन डिफरेंस भी 8 ही है। तो ये कितना हो जाएगा 1016 इज इक्वल टू 8 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 की वैल्यू मेरे भाई यहां से कितनी हो रही है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 सते 56, यानी n की वैल्यू आ गई कितनी मेरे भाई 128। मतलब r की टोटल 128 वैल्यूज हो रही हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। इस एपी से हमने निकाला कि r की टोटल 128 वैल्यूज ऐसी हैं, r की टोटल 128 वैल्यू ऐसी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये गलत आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। अब आंसर में एक चीज हम मिस कर रहे हैं, आंसर में एक चीज मेरे भाई हम मिस कर रहे हैं। वो एक चीज जो मिस कर रहे हैं वो क्या है कि अगर यहां पे r की जगह हमने 0 डाल दिया, r की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है ना,
हमने क्या पढ़ा है कि एनसीआर में ये आर की वैल्यू 0 हो सकती है, आर की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। तो अगर आर की जगह हमने यहां पे 0 डाल दिया तो भी तो ये इंटीजर ही बनेगा। क्यों भैया, ये 0/2 0, 0/2 0, यहां पे भी 0 डालोगे तो 0/8 0, मतलब भैया ये तब भी इंटीजर बनेगा। मतलब आर की एक वैल्यू और होगी, क्या मैंने बोला, आर की एक वैल्यू और होगी, इन सब के अलावा एक वैल्यू और होगी आर की, वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कि टोटल वैल्यूज कितनी आई आर की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली मेरे भाई, वो है 128 प्लस में एक 0, यानी कि 129 आर की ऐसी वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। यानी हम बोलेंगे कि टोटल इसके कितने टर्म्स इंटीग्रल होंगे, कितने इंटीजर्स टर्म होंगे मेरे भाई, तो 129 होंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर। यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब डाउट में कुछ उलझुल डाउट तब तक तो आ चुके होंगे। अब कुछ समझ नहीं आया? हाँ, नहीं आता तुम्हें? बेसिक सवाल 2 जोड़ 2 करके 4 वाले चीजें देखोगे तो कहां समझ आएंगे? 0 नहीं हो सकता क्या? आ तो गया। आंसर 129 आया, शाबाश। नंबर सेंड करो भाई, नंबर नहीं भेज सकता मैं। वापस से एक बार समझा रहा हूं, वापस से एक बार समझा रहा हूं, ठीक है? वापस से एक बार समझा रहा हूं मेरे भाई, क्विकली अपना दिमाग खोल के बैठ जाना। वापस से एक बार समझा रहा हूं सेम सवाल को, क्योंकि ये सवाल करना जरूरी है, पेपर में पूछेगा। हमें क्या बोला गया, 5 टू द पावर 1/2 है, यहां 7 टू द पावर 1/8 है, और सबका होल पावर कितना, 1024 है। सबका होल पावर कितना मेरे भाई, 1024 है। हमें बोला क्या जा रहा है कि इसमें टोटल इंटीग्रल टर्म कितने होंगे। इंटीग्रल टर्म का मतलब स्टार्टिंग में ही समझाया था, फिर भी कुछ लोगों के डाउट आ रखे हैं कि सर इंटीग्रल टर्म का मतलब क्या होता है। लेट क्लास क्यों ज्वाइन करते हो जब तुम्हें ज्वाइन करना होता है? तो लेट ज्वाइन करोगे, स्टार्टिंग में 5 मिनट मिस करोगे और 5 मिनट में काम की चीजें मिस हो जाती हैं। इंटीग्रल टर्म का मतलब वो होता है जो इंटीजर्स बना रहे हैं, जिनके पावर में कोई रेडिकल साइन नहीं है, जिसके पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये होता है इंटीग्रल टर्म का मतलब। ये होता है रेशनल टर्म का मतलब। तो हम वही करेंगे, ऐसे करके एक्सपेंड करेंगे। 1024 CR करेक्ट है, 1024 CR करेंगे मेरे भाई। 5 टू द पावर 1/2 के ऊपर पावर में क्या लग जाएगा, 1024 माइनस आर, बेसिक चीज। आगे जाएंगे 7 टू द पावर 1/8 के पावर में क्या लग जाएगा मेरे भाई, आर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि TR+1 इज इक्वल टू NCR A टू द पावर N माइनस आर B टू द पावर आर। यही हमने पढ़ा है, वही चीज हमने यहां पे अप्लाई किया। ठीक है मेरे भाई, वही चीज हमने यहां पे अप्लाई किया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बस वही काम हमने किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1024 माइनस R/2 हो जाएगा, और यहां पे 7 टू द पावर R/8 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस 2 को सेपरेट कर दिया। एक बार 1024 के नीचे लिख दिया, एक बार R के नीचे लिख दिया। तो 1024 को तो 2 काट के 512 बना देगा, करेक्ट है। 1024 को तो 2 काट के 512 बना देगा, और ये बन जाएगा R/2, तो ये R/2 बना। दूसरे केस में ये R/8 है, R/8 बन गया, ठीक है। अब इस ओवरऑल को, इस पावर को क्या करना पड़ेगा, इंटीजर करना पड़ेगा। ये सुनो, पावर को इंटीजर करना पड़ेगा। अब मेरे भाई अगर पावर को इंटीजर होना है, अब अगर मेरे भाई पावर को इंटीजर होना है, तो आर की कुछ ऐसी वैल्यू, चुनिंदा वैल्यूज होनी चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, करेक्ट है। जो 2 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। मैंने क्या बोला, कभी भी तुम्हें अगर ऐसा सवाल है जहां पे तुम्हें 2 नंबर से ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो किसी 2 नंबरों से डिविजिबल हो, जो किन्हीं भी 2 नंबरों से डिविजिबल हो, तो उनका एलसीएम फाइंड करना और उनके एलसीएम से डिवाइड होने वाले सारे नंबर निकाल देना। तो सेम काम हमने किया, 2 और 8 का एलसीएम निकाला, तो कितना आएगा, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। तो अब 8 से डिवाइड होने वाले नंबर हम ढूंढेंगे, तो वो कौन कौन सा हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है। एट मैक्स कहां तक जा सकते हैं, 1024 तक जा सकते हैं। 1024 से आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि आर की वैल्यू कभी 1024 से बड़ी हो ही नहीं सकती। क्या समझे, क्योंकि आर की वैल्यू 1024 से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब थोड़ा वापस आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा और वापस आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। वापस आगे हम बढ़े, हमने क्या देखा कि यहां पर तो एक एपी बन रहा है, एपी में nth टर्म की वैल्यू दे रखी 1024, तो हमने बोला कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 8 ही है। उसको सॉल्व करेंगे, हमारे n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 128। n की वैल्यू मिल गई 128, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं मेरे भाई, 128 टर्म है। तो इससे मतलब क्या पता चला कि r की टोटल इस एपी के अकॉर्डिंग 128 ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, करेक्ट है। अब हमने ऑप्शन में देखा, पहला ही ऑप्शन 128 था। अगर हम उसको मार्क करते तो वो सरासर गलत हो जाता, क्योंकि एक वैल्यू और है जो इस एपी में इंक्लूडेड नहीं है, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज 0। दैट इज 0। अगर r की वैल्यू 0 भी रखोगे, r की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है ना, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक जा सकती है।
आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक जा सकती है। तो आर की वैल्यू एक बार 0 डालेंगे तो वो वाला केस भी इंक्लूड करेंगे, वो वाला केस हमने इंक्लूड किया तो टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है मेरे भाई 128 प्लस 1 129, हेंस अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रावो। अब फटाफट से जरा वोट करो किस किस को समझ में आ गया, अब फटाफट से जरा वोट करो किस किस को समझ में आ गया। बाबू बता रहे हैं फिर से, हम हर दिन एक ही बात बोलते हैं कि अगर हम भी चाहें तो 15 सवाल सिंपल सिंपल लेकर के आ जाएंगे फॉर्मूला बेस्ड, और यहां से झमकाते हुए चले जाएंगे कि हाँ, और तुम भी खुश होकर चले गए सर ने 15 सवाल कराए, 15 के सवालों का आंसर मुझे आते थे। तो नया सीख के क्या जाओगे तुम, और पेपर में जाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहां पे राजी रहोगे एकदम। मेरा वो मकसद नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें खुश करना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारा पेपर क्लियर करवाना भाई। हाँ, खुशी खुशी में पेपर क्लियर करवाना है। खुश करना तो ठीक है, खुश रहना बहुत जरूरी है, बट उतने बेसिक सवाल करा के भी क्या करूंगे जो लेवल के सवाल ही नहीं मैं ना करा पाऊं। मेरे पास इस चैप्टर में इतने लेवल के सवाल अच्छे अच्छे हैं ना, बट मैं टाइम की कमी के कारण मैं करवा नहीं पा रहा हूं बहुत सारे सवाल। इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि बस प्रैक्टिस सेशन आ जाए जल्दी से, बस प्रैक्टिस सेशन आ जाए जल्दी से ना, जून में लॉन्च हो जाए प्रैक्टिस सेशन, तब तुम्हें सवाल मैं करवाऊं प्यारे प्यारे से। चलो सेम टाइप का सवाल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन। यहां पर रेशनल टर्म्स की वैल्यूज अपने को निकालनी पड़ेगी। क्या समझे, पहले रेशनल टर्म्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे मेरे भाई, तब उनका सम करना पड़ेगा। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग निकालोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, फटाक से क्लियर होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आई एम गिविंग यू 60 सेकंड्स, आई एम गिविंग यू 60 सेकंड, मार्क द आंसर, मार्क द आंसर जेंटलमैन, कम ऑन गो। तब तक डाउट पड़ ले कुछ उलूल जुलूल से तुम्हारे, झमकावला से हुई। बेटा जी पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म। क्या हर क्वेश्चन में 0 लेना पड़ेगा? हाँ मेरे भाई, इससे मिलते जुलते हर क्वेश्चन आपको 0 लेना पड़ेगा। एक करवा दो कोई भी। लॉग की प्रॉपर्टीज में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसी हफ्ते वरुण। इस क्वेश्चन में नहीं हो सकती, और क्वेश्चन में तो हो ही सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन द एन की वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द एन की वैल्यू मेरे भाई, एन की वैल्यू पे सारी चीज डिपेंड करेंगी। अच्छा पोल खत्म हो गया क्या? अभी तो चल रहा है पोल। फर्स्ट हम 0 रख लेते हैं तो आंसर 129 ही आता है क्या? हाँ, और क्या आएगा? मेरा भी एनडीए 1 क्लियर हो चुका है, मेरा वेट ज़्यादा है, अभी मैं वेट कम करूँ कि एसएसबी की तैयारी? दोनों साथ में करना भाई, वेट कम करने में एसएसबी की तैयारी होमवर्क डिस्कस क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे तुम लोगों पे विश्वास है कि तुम लोग सॉल्व कर लोगे। 23 होता तो एपी कहाँ तक जाती? 1024 की जगह अगर 1023 होता तो एपी मेरे भाई 1016 तक जाती, एपी 1016 तक जाती वहां पे, क्योंकि हमें वही वैल्यूज ढूंढने हैं ना कि जो सेटिस्फाई करे। सर ऑल द बेस्ट। किस बात के लिए भाई? थैंक यू, लव फ्रॉम दिस, लव यू टू। अब एक बात बता, तू वहां पे ऑफलाइन बैच में पढ़ रहा है, ये कौन है? ऐसा ही नीरज शर्मा, तू वहां पे ऑफलाइन बैच में पढ़ रहा है, एपी की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल कर सकते, बट वो एपी की जरूरत इसलिए पड़ी मेरे भाई पुनीत, तेरा ये वाजिब से सवाल है कि सर 1024 बाई 8 128 वैसे ही होता, बट मान ले कि वहां 1024 की जगह अगर 1026 होता तो, अगर 1024 की जगह 1026 होता तो ठीक है, तो पहले तुझे 1 पॉइंट कम जाना पड़ता ना, सीधे 1024 कटता नहीं। ठीक है, एपी समझाने के लिए किया, जरूरी नहीं है कि एपी करो, क्योंकि डायरेक्ट कर देते ना, हम तो डायरेक्ट कर देते यहां पे, लेकिन बहुतों को समझ नहीं आता, इसलिए एपी से बताना पड़ता है। चलो सवाल सॉल्व करें मेरे भाई, प्यारा सवाल है। इसके बाद चैट ऑन करूंगा, डोंट वरी, इस सवाल के बाद चैट ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा। बकलोली करोगे तो चैट वापस से बंद होगी। पहले ये सवाल समझ लेते हैं। बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन। सेम तरीके से खोलेंगे क्या, टी आर प्लस 1, अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा करूंगा 15CR 3 टू द पावर 1/5। यहां पे भी स्टेप स्किप करेंगे, यहां पे भी स्टेप स्किप करेंगे। हमें पता है कि यहां 15 माइनस आर आएगा, हमें पता है कि यहां 15 माइनस आर आएगा, या 3 टू द पावर 1/5 है, तो कंफर्म है पहले से ही कि डिनोमिनेटर में यहां पे 5 जाएगा। अगर इतनी सी बात किसी को समझ में भी नहीं आ रही है ना भाई, यहां डिनोमिनेटर में सीधा आपने 5 कैसे लिख दिया, तो तुम कल का लेक्चर वापस से देखोगे, बेसिक मैथ सीखोगे 9वीं 10वीं की पहले। ठीक है, क्योंकि इतना स्टेप स्किप करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर इतना स्टेप स्किप करना नहीं सीखोगे तो पेपर में सवाल कैसे करोगे मेरे मित्र? वही होती है असली ट्रिक्स। स्टेप स्किप करना सीख गया, टाइम यूं बचेगा। हमने 2-3 स्टेप एक ही बार खत्म कर दिए, यहां पे लगाए नहीं, सीधा हम यहां पे पहुंच गए। अब हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा और हमने दिमाग लगाया क्या, और स्किप करना चाहते तो कर सकते थे। इसको लिए क्या लिख सकते थे, 3 टू द पावर 3 माइनस r/5 एंड 2 टू द पावर r/3। ठीक है, अब 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। यहां पे तुम देखोगे मेरे भाई, यहां पे तुम देखोगे तो r की केवल ऐसी 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं।
क्या मैंने बोला, आर की केवल दो ही ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन सी? एक 0 और एक 15। एक 0 और एक 15। किसी के दिमाग में ये आएगा, किसी के दिमाग में ये आएगा भैया 15 से ऊपर वाले क्यों नहीं लेने? भाई 15 से ऊपर वाले नहीं रख सकते ना, क्योंकि हमारे एन की वैल्यू ही कितनी है? 15 है। क्योंकि हमारे एन की वैल्यू ही कितनी? 15 है। अगर एन की वैल्यू 15 है तो आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता। आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता। बस वही काम हमने किया। आर की दो ही वैल्यूज ऐसी आ रही हैं 0 एंड 15 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे मेरे भाई। अब हमें क्या चाहिए? उसका ऐड चाहिए। हमें क्या? उसका समेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंड कर लेंगे। क्या करेंगे? 15c 0, 15c 0। अगर आर की जगह यहां पे 0 डाला तो ये क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब बन जाएगा। और यहां पे ये क्या बन जाएगा? 2 टू द पावर 0 बन जाएगा। आर की जगह क्योंकि 0 डाला था हमने, प्लस में 15c 15। ठीक है मेरे भाई। यहां पे देखोगे तो जब 15 डालोगे यहां पे तो 5 15, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। ये 3 टू द पावर 0 हो जाएगा। और ये 2 टू द पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15/3 करेंगे तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब NC0 की वैल्यू कल ही हमने देखी थी, कितनी होती थी मेरे भाई? NC0 की वैल्यू होती थी मेरे भाई 1। तो NC0 15C0 1 हो गया। 3 का क्यूब मेरे भाई यहां पे क्या हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। और 2 टू द पावर 0 वैसे ही 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस में अगेन 15c की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 3 टू द पावर 0 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 2 टू द पावर 5 की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। जब इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो 7 2 9 3 2 5 मतलब 59 विल बी द आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अल्फा। अल्फा इज द आंसर जेंटलमैन, अल्फा इज द आंसर। अल्फा इज द आंसर। कितने लोगों ने सही किया था? ये क्या है? 000% ग्लिच। चलो 15 सेकंड का टाइम देते, सब लोग अल्फा मार्क कर देंगे। 15 सेकंड का टाइम देते, फटाफट से सब लोग अल्फा मार्क कर देंगे। 15 सेकंड में फटाफट से, 15 सेकंड में फटाफट से सब लोग अल्फा मार्क करेंगे। सवाल अच्छे लग रहे हैं करने में? सवालों में मजा आया? और ये मजा मैं सारे देश को देना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं देना चाहता हूं सारे देश को मजा में। चलो शाबाश। ऑप्शन नंबर ए, टॉप पोल शो रिजल्ट। 96% लोगों के सही जवाब हो गए। शाबाश। कोई ये नहीं बताएगा कि मैंने आंसर पहले से बता दिया था। अब जरा तुम्हारा चैट ऑन कर देते, तुम भी खुश होला यार। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़े। ये दोनों सवाल समझ में आए? मजा आया सवाल में? मजा आया सवाल में? लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब जरा बात करते हैं मिडिल टर्म की। अगेन चैट करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगेन चैट करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए चैट नहीं करेंगे, सवाल समझेंगे। चैट नहीं करेंगे, सवाल समझेंगे कि मिडिल टर्म क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास कभी भी एक्सपेंशन है ऐसा, अगर हमारे पास कभी भी एक्सपेंशन है ऐसा a प्लस बी टू द पावर n में, अगर हमारे पास कभी भी है a प्लस बी टू द पावर n में, तो पहली चीज तो हमें कल ही क्लियर हो गई थी क्या कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ध्यान से सुनना, अगर बात करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा और रिपीट रिपीट चिल्लाते रह जाओगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे मेरे भाई? इसमें n+1 होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे मेरे भाई? n+1 होंगे। ठीक है, अब एक बात और पता है, मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें यहां पे दो केसेस लेकर के चलने पड़ेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 मेरे भाई, इफ n इज इवन, ध्यान से देखो, इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म, then number of terms will be odd। इतनी सी तो बात सबको क्लियर है, इतनी सी तो बात सबको क्लियर है कि अगर n की वैल्यू इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है तो n+1 करने से नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा मेरे भाई। बस नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा ऑड। अब एक बात समझो, ऐसे केसेस में जो मिडिल टर्म होगा, so the middle term will be n इज इवन लिखा ना, हाँ, मिडिल टर्म विल बी n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म। समझो जरा, एक एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से समझो मेरे भाई। अगर हमने कभी लिखा कि एग्जांपल समझते, अगर हमने कभी लिखा
a प्लस बी टू द पावर लेट्स से 6, a प्लस बी टू द पावर 6, ठीक है। इसमें अगर हमसे ये पूछा जाए कि मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, क्या मैंने बोला कि इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो तुम बोलोगे कि भैया ये क्या है, इवन वैल्यू है, ये इवन वैल्यू है, इसका मतलब हो जाएगा 6/2 प्लस 1, यानी कि 6/2 3, 3 प्लस 1 4, यानी कि मेरे भाई फोर्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म, फोर्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म। इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई। किसी को यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, ठीक है भैया तुम सिखा दो, ठीक है भैया तुम सिखा दो। तुमको पढ़ाने नहीं आता है क्योंकि तुमको आदत है ना, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने अब तक पढ़ाया है कि 2 + 2 4 होता है, इसलिए तुम्हारा एनडीए नहीं निकला है, ठीक है। क्योंकि लेवल के सवाल पढ़ाने के लिए ना ऊपर से ऑनलाइन में थोड़ा सा ना गट्स चाहिए होता है, जो शायद तुम्हारे गुरुजी में नहीं था। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा मेरे भाई। इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। केस नंबर 2 को जरा डिस्कस करते हैं, जरा केस नंबर 2 को समझते हैं मेरे भाई। जरा केस नंबर 2 को समझते हैं। केस नंबर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, when n is odd, when n is odd। अब समझो अगर कभी भी a प्लस बी टू द पावर n में, समझो जरा, अगर a प्लस बी टू द पावर n में n की वैल्यू ऑड है, क्या समझा मैंने, अगर a प्लस बी टू द पावर n में n की वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म मेरे आए होंगे मेरे भाई n+1 यानी कि इवन। इतनी सी बात समझ में आ गई, n+1 यानी कि इवन। हम बोलेंगे when n is odd, then number of terms will be n+1 that is even, n+1 that is even। अब इस केस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स ही इवन हो गए, ध्यान से देख लो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ही इवन हो गए हैं मेरे भाई, चैट ऑफ सही बोला तुमने, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ही इवन हो गए हैं तो उसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, ध्यान से समझना, उसमें 2 मिडिल टर्म होंगे। देन it will have 2 मिडिल टर्म, देन इट विल हैव 2 मिडिल टर्म। वो भी कौन कौन से मेरे भाई, पहला हो जाएगा मेरे भाई n+1/2th टर्म, पहला हो जाएगा n+1/2th टर्म, दूसरा हो जाएगा n+1/2 + 1th टर्म, ठीक है। ये दोनों टर्म जो होंगे जो मिडिल टर्म होंगे। एग्जांपल एक ले ले, एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगर हमने कभी लिखा है मेरे भाई कि a प्लस बी टू द पावर 11, a प्लस बी टू द पावर 11 में कौन कौन से टर्म जो होंगे जो मिडिल टर्म होंगे, क्या मैंने बोला कि कौन कौन से टर्म मिडिल टर्म होंगे, बस इतनी सी बात है। हमने यहां पे देखा कि भैया ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म इवन हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हो गए मेरे भाई तो कौन कौन से टर्म मिडिल टर्म होंगे, पहला हो जाएगा n+1/2 यानी कि 11 + 1/2 यानी कि 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। दूसरा इससे एक बढ़ा दो यानी कि 7th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, यानी 6th और 7th टर्म जो होंगे मेरे भाई वो मिडिल टर्म होंगे इन द एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर 11। इतनी सी बात क्लियर है, तो यस 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 फटाफट से सब लोग कर देंगे। अगर इतनी सी बात क्लियर तो फटाफट से यस यस कर देंगे। अब यहां पे एक बहुत प्यारी चीज समझनी है, नोट करके वो पॉइंट लिखना है, नोट करके मेरे भाई वो पॉइंट लिखना है, क्योंकि सारा खेल यहां से है। नोट करके यहां पे एक पॉइंट लिखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज लार्जेस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज लार्जेस्ट। ये एक स्टेटमेंट से सवाल बनता है, ये एक स्टेटमेंट से बहुत सवाल बनता है। जैसे कि
जैसे कि एग्जाम्पल ले लो एक, अगर हमने कभी लिखा मेरे भाई कि x प्लस वाई टू द पावर लेट्स से 6, x प्लस वाई टू द पावर 6, और एग्जामिनर ने दिया क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट कोफिशिएंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। केवल इतना ही सवाल है, बेसिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। भाई लार्जेस्ट कोएफिशिएंट किस टर्म का होता है? लार्जेस्ट कोएफिशिएंट होता है मिडिल टर्म का। इस केस में अगर मिडिल टर्म की बात करेंगे हम, तो सर ये इवन है, तो इस हिसाब से मिडिल टर्म क्या होना चाहिए? इस हिसाब से अगर मिडिल टर्म की बात करेंगे तो मिडिल टर्म विल बी 6/2 प्लस एक साथ 6/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, यानी 3 + 1 4th टर्म जो होगा मेरे भाई अपना मिडिल टर्म होगा। इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई होगी, यही लिखा था ना हमने, हाँ यही लिखा था, ठीक है। हमारे मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4th टर्म। अब 4th टर्म को अगर जनरल टर्म वाला फॉर्मूला आपको याद है मेरे भाई, कल हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था कि 4th टर्म को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते थे? t3+1 लिख सकते थे, करेक्ट है, t3+1 लिख सकते थे। हमारे r की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इस हिसाब से अगर बात करेंगे लार्जेस्ट कोएफिशिएंट की, तो वो कितनी हो जाएगी? 6c3, और 6c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल, 1 खत्म हो जाएगा, 1 3 फैक्टोरियल बता रहेगा। इससे ये कटा, फाइनल वैल्यू कितनी आई? 20। मतलब इतने जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे 60 से लेकर के 66 तक, 60 से लेकर के 66 तक, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आएगी? 20 ही आएगी, एंड दिस इज द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। क्या इतनी सी बात अगर क्लियर है तो वोट में यस करेंगे, फटाफट से 15 सेकंड के अंदर, वोट में फटाफट से यस करेंगे 15 सेकंड के अंदर। लार्जेस्ट कोएफिशिएंट का सवाल आता है, और मैं यहां जो सवाल कराऊंगा वो इनसे हटके होगा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये भी आ रहा होगा कि भैया वो ऑड वाले केस में जब n की वैल्यू ऑड रहेगी तो वहां पे तो 2 मिडिल टर्म हो रहे हैं, दिमाग में आएगा ये? अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत की बात है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा भैया अगर x + y टू द पावर 6 की जगह कोई ऑड टर्म रहता, 6 की जगह कोई ऑड वैल्यू रहती, तो उस केस में क्या करते? किसका कोएफिशिएंट बड़ा होता? मेरे भाई उस केस में दोनों का कोएफिशिएंट बराबर आता है। ध्यान रखना यहां इस बात का कि दोनों के कोएफिशिएंट बराबर ही आते हैं, ठीक है। टॉप पोल शो रिजल्ट, 91% लोगों को बात समझ में आ गई। अब सवाल करें जरा इस पे बेस्ड अच्छे वाले, जरा सवाल करते हैं, फटाफट से पोल करेंगे। बोला क्या जा रहा है कि द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन इज 924 x टू द पावर 6 देन द वैल्यू ऑफ n। समझ गए? मिडिल टर्म की वैल्यू ये है, हमसे बोला जा रहा है क्या कि n की वैल्यू क्या होगी। अब सीधा चाहता तो मैं तुमसे मिडिल टर्म पूछ देता था एकदम सिंपल सा सवाल देकर के, बट मेरे को उतना सिंपल नहीं कराना है, ठीक है। अब उस बेचारे के गुरुजी ने वही सब सिखाया होगा कि ये कर लो, समझ में आ गया? तो हाँ सर समझ में आ गया, आपने तो जादू कर दिया सर, आपसे अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता सर, क्योंकि आप आसान ही सवाल ही आसान करा देते हैं, तो मजा आ जाता है। n इक्वल्स टू ऑड देन, बता दिया राहुल कुमार, बता दिया मेरे भाई। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या एग्जाम में डीबीपी लेवल का क्वेश्चन होगा? डीबीपी थोड़ी सी तो ऊपर रखेंगे एग्जाम से मेरे भाई, डीबीपी थोड़ी सी तो ऊपर रखेंगे। टर्म हमेशा r से 1 बड़ा होता है। हाँ, एनडीए में बायो इकोनॉमिक्स जियोग्राफी के नोट से क्लियर हो जाएगा क्या? हाँ, टीचर्स अच्छे तुम्हारे पास, आपके पास अल्फा ब्रावो डेल्टा चार्ली। सर आपके अल्फा ब्रावो डेल्टा चार्ली की कहानी क्या? अबे मेरी वो कहानी नहीं है मेरे भाई, वो फौज में वैसी चलती हैं चीजें। फौज में अलग अलग कंपनीज बटी होती है, अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, डेल्टा कंपनी, चार्ली कंपनी, इको कंपनी वगैरह वगैरह, समझे? हाउ मेनी टाइम स्क्रीन आउट एंड कॉन्फ्रेंस आउट? हाँ, ये चीजें नहीं बता सकता मैं। सर इट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट नॉट कोएफिशिएंट। ठीक है मेरे भाई, यहां तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट दोनों बराबर ही है ना। अगर 2 मिडिल टर्म है तो उसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा, दोनों के बराबर होंगे। क्या पेपर दे सकते हैं? आज आया तो है शायद 2 जनवरी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 जनवरी 2006, एक बार कंफर्म कर लेना। और I don't get result. This is my second attempt and last attempt of NDA. Can you please provide me some strategy and daily timetable for self study? Okay, I'll talk on this. क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा। भाई जल्दी क्यों
क्यों जल्दी सॉल्व करना है, क्यों जल्दी सॉल्व होना है? टेक्निकली 3 होगा मिडिल टर्म, ये कौन सा टेक्निकली लगा रहे हो बे? आकांक्षा जंगम का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आकांक्षा जंगम। अगर आपका बड़ा समझ आता है, क्वेश्चन बनाने की एक्यूरेसी 40 से 50% है। ठीक है, जरा एक बार पीवाई क्यू सॉल्व करना। ठीक है, सवाल जरा पीवाईक्यू सॉल्व करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जो क्लास में कंटेंट दे रहा हूं वो तुम्हारे पीवाईक्यू से ऊपर का है कि नहीं है। देखो बोला क्या जा रहा है कि इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मिडिल टर्म की बात करी। पहली चीज चैट ऑन कर रहे हैं जरा सब लोग, ये अच्छा चैट तो ऑन होगा नहीं। इसका आंसर क्या था जो भी था मैं भूल चुका हूं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो ये तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है। एन की वैल्यू इवन है या ऑड है, ये बता सकते हो एन की वैल्यू इवन है कि ऑड है? मेरे भाई यहाँ पे एन की वैल्यू कंफर्म है कि इवन होगी। अब देखो एनडीए की एक अप्रोच बता रहा हूं तुम्हें, यहां कंफर्म है कि एन की वैल्यू इवन होगी। तुम्हारे दिमाग में सवाल है कि भैया एन की वैल्यू इवन कैसे होगी, ये आपको कैसे पता? एन की वैल्यू इवन ऐसे होगी मेरे भाई, यहां पे एक ही मिडिल टर्म दिया है। लॉजिक पकड़ो, लॉजिक पकड़ो, ये चीज ना क्या बताऊं मैं, छोड़ो। यहां पे क्या दिख रहा है? एक ही मिडिल टर्म दिख रहा है मेरे भाई। अगर एक ही मिडिल टर्म दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि एन की वैल्यू इवन है और नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तभी वहां पे एक मिडिल टर्म बन रहा है। इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई, सबके जहन में गई होगी ये बात। ये सुनो, हाँ भैया ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे बताओ। आगे मैं ये बता रहा था अगर यही सवाल एनडीए में आएगा ना, यही सवाल एनडीए में आएगा तो एनडीए के एग्जामिनर तुम्हारे हेल्प के लिए क्या करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से ना केवल एक ही ऑप्शन ऐसा देंगे जिसमें इवन वैल्यू होगी। क्या समझे? इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इवन वैल्यू होगी, बाकी 3 के 3 ऑड वैल्यू रहेंगे। बाकी 3 के 3 ऑड वैल्यू रहेंगे। तो अब जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो दिमाग खोल के पेपर दे रहा होगा, वो इसको सॉल्व ही नहीं करेगा। उसको क्लियर किया कि एन की वैल्यू इवन होनी है, उसने क्लियर किया कि एन की वैल्यू इवन होनी है, ऑप्शन में से केवल एक ही इवन दिखेगा, वो उसको मार्क करके आगे बढ़ जाए। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? एनडीए का ये अप्रोच होता है। एनडीए में इसलिए एक नजर क्वेश्चन पे होता है, दूसरा नजर ऑप्शन पे होना चाहिए, तब जाकर के टाइम बचता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने सॉल्व करके सिखाने के लिए तुम्हारे लिए चारों ऑप्शन ही इवन रखे थे, चारों ऑप्शन ही इवन रखे थे मैंने। अब जरा सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू इवन है, एन की वैल्यू इवन है, करेक्ट। अब एन की वैल्यू इवन होगी तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा? सर एन बाई 2 प्लस 1 टर्म जो होगा ना वो मिडिल टर्म होगा। या फिर इसको चाहे तो ऐसे भी लिख देते थे कि टी एन बाई 2 प्लस 1 टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, और इसको आर प्लस 1 से अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमारे आर की वैल्यू हो जाएगी एन बाई 2। अब इसको जो अगर हम आगे लेकर के बढ़ेंगे मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा? एनसी एन बाई 2, एनसी एन बाई 2 एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन बाई आर, यानी कि एन माइनस एन बाई 2। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे जाएंगे तो इनटू में 1 बाई एक्स टू दी पावर एन बाई 2। ऑल डन। यहां तक तो चीजें समझ आई होंगी, यहां तक तो चीजें समझ आई होंगी। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एनसी एन बाई 2, ये बनेगा एनसी एन बाई 2, और साथ में ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये 2n माइनस एन, 2n माइनस एन, और ये 2 मल्टीप्लाई हो तो ये सिंपली बन जाता है एक्स टू द पावर 2n माइनस एन। अब यहां पे तुम लोग कंफ्यूजन होगा जिनका कैलकुलेशन वीक है, देख लो जरा। n माइनस एन बाई 2 को सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? 2n माइनस एन लिखोगे, अपॉन में 2 है और एक यहां पे 2 है ये पावर वाला, तो ये अल्टीमेटली इधर मल्टीप्लाई होता तो क्या होता? 2 से 2 कट जाता ना, इस 2 से ये 2 कट जाता, बचता कितना? 2n माइनस एन, अपॉन में ये वाले x का जो पावर है वो अपॉन में लिख देते हैं, x टू द पावर n बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे। जब बेस सेम हो और डिवाइड में रहे तो पावर क्या हो जाते हैं भैया? पावर माइनस हो जाते हैं। हम इसको चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n c n बाई 2, 2n में से n जाएगा तो केवल n बचेगा, x टू द पावर n माइनस n बाई 2 लिख दिया हमने ऐसे। एंड ये किसके बराबर है मेरे भाई? ये बराबर है 924 x टू द पावर 6 के बराबर। क्या मैंने बोला? 924 x टू द पावर 6 के बराबर है। तो हमारे लिए आसान तरीका क्या है कि x के पावर को ना इस x के पावर से इक्वेट कर लेते हैं। सिंपल, x के पावर को इस x के पावर से इक्वेट कर लेते हैं तो हम बोलेंगे कि n माइनस एन बाई 2 की जो वैल्यू वो कितनी है मेरे भाई? 6 है। अब जरा देखो 2n माइनस एन, n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भैया? n की वैल्यू सिंपली तुम बोलोगे कि ये आ जाएगी 12, और हमसे n की वैल्यू ही मांगी गई थी। ऑप्शन नंबर बी अपना यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये होते हैं लेवल के सवाल जो पेपर में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। 50% लोगों ने सही जवाब दिया था, बहुत बढ़िया। 50% लोगों ने सही जवाब दिया था मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा चैट ऑन कर देते हैं तुम्हारा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ बच्चे आ जाते हैं ना बदतमीजी करने यार, तो टीचर अच्छे मूड से पढ़ाने आता है, दिमाग खराब हो जाता है फिर। सर हाउ इवन बता दिया, एन इवन
एन इवन ऐसे हुआ क्योंकि यहां पे एक ही मिडिल टर्म है। जब एक ही मिडिल टर्म है तो एन की वैल्यू जाहिर सी बात है क्या होगी, इवन होगी ना मेरे भाई। सर आंसर इज 12, शाबाश। ये अच्छा था, रिया का स्टेटमेंट सही है। सर ऑप्शन में सारे इवन है, सर ऑप्शन में सारे इवन है इसलिए एन इवन होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। कम से कम ये तो पता चला कि दिमाग खोल के बैठी है लड़की। कम से कम ये तो पता चला कि लड़की दिमाग खोल के बैठी है। सर ऑप्शन में सारे इवन है इसलिए इवन होगा। टॉप 5 में नहीं आ पा रहा हूं भाई। कंपटीशन खुद से रखो, फायदे में रहोगे। किसी और से रखोगे कंपटीशन तो दिक्कत में फंसोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ समवन एल्स। फटाफट से इसका आंसर देंगे। द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन दिस। सवाल समझ में आ गया? द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन दिस। समझ गए मेरे भाई? समझ गए मेरा भाई? चलो शाबाश। चलो 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 चलो, पोल में आंसर करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। इसके लिए आई विल गिव यू ओनली 45 सेकंड। केवल कैलकुलेशन करना है, केवल कैलकुलेशन करना, पोल में आंसर करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फटाफट से। लव फ्रॉम राजस्थान, लव फ्रॉम राजस्थान। एक्सेप्टिंग योर लव फ्रॉम दिल्ली मेरे भाई। नेहा, अबे नेहा को छोड़ो भाई, नेहा क्लास करना बंद कर देगी। टॉप वाले 2 सेकंड में तुक्का मार के कर देते हैं, या तो तुक्का मार के कर देते हैं या तो पहले से ये सवाल करे होते हैं इसलिए कर देते हैं। ठीक है, चलो साथ के साथ मैं भी सॉल्व कर देता हूं तुम्हारे लिए। लिखा क्या है? द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। अगेन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की बात हो रही है मेरे भाई। लो वॉइस नहीं है, मैं धीरे बोल रहा हूं। लो वॉइस नहीं है, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेली तुमको तेज सुनने की आदत होगी, डेली तेज बोला करता था, इसलिए आज धीरे बोल रहा हूं मैं। तेज उतनी एनर्जी के साथ मैं खुद ही नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं मूड ऑफ कर देते हैं, समझे? चलो देख लो। द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर 2n + 2। अब ये पावर देखते, 2n + 2 देखते, क्या पता चला कि ये इवन है कि ऑड है? बताओ जरा। 2n + 2 देखते, 2n + 2 देखते मेरे भाई क्या होगा? 2n + 2 देखते मेरे भाई क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक करेगा भैया ये तो इवन नंबर है। चाहे हम n की वैल्यू कुछ भी रख लें, चाहे भैया हम n की वैल्यू कुछ भी रख ले, पावर कंफर्म है कि इवन नंबर होगा। यस और नो? पावर कंफर्म है कि इवन नंबर होगा। अगर पावर कंफर्म है कि इवन नंबर होगा मेरे भाई, तो हमने अभी क्या देखा कि अगर कभी भी a + b टू द पावर n में, कभी भी a + b टू द पावर n में n इज इवन, देन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे भाई? nc n/2 हो जाती है। क्या मैंने बोला? nc n/2 हो जाती है। करेक्ट है, वही काम हम यहां पे करेंगे। हम इसको लिख देंगे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट विल बी 2n + 2 c 2n + 2/2। करेक्ट है मेरे भाई। अब ये 2 दोनों कट जाएंगे यहां से। क्या मैंने बोला? ये दोनों 2 कट जाएंगे, तो ये हो जाता 2n + 2 का फैक्टोरियल अपॉन में n + 1 का फैक्टोरियल, अपॉन में n + 1 का फैक्टोरियल। साथ में क्या होता है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। क्या होता है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। तो हमने तो ये r फैक्टोरियल तो यहां पे लिख दिया, एक बार n - r फैक्टोरियल लिखते, यानी कि 2n + 2 माइनस n - 1 जब करेंगे मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? n + 1 का फैक्टोरियल ही बन जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में एक और n + 1 का फैक्टोरियल होगा, यानी ये क्या बना देंगे? डिनोमिनेटर में स्क्वायर बना देंगे। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा। देखे जरा कितने लोगों ने सही जवाब दिया? ओनली 10% लोगों ने सही जवाब दिया। शाबाश। दिक्कत यह होती है कि बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर डी तक जाना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी तक जाना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए हो जाता है गड़बड़। ठीक है,
ऑल डन, ऑल डन लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब जरा ट्रिक सीखते हैं हम एक, अब हम सीखेंगे एक ट्रिक। जरा सा पानी पी लूं मैं, पता नहीं क्यों यार सर दर्द कर रहा है। मुझे पता क्यों सर दर्द कर रहा है, आज पूरे दिन बैठ के रील देखा मैंने, दबा के रील देखा भाई, कुछ काम नहीं किया, बस रील देखा ऑफिस में बैठ के। ऑल पॉजिटिव, शाबाश। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बता दे उसको, हैं? बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है यार, उसको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट थोड़ी बताना। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट तो काश 16-17 साल पहले उसके पापा को किसी ने बता दिया होता। सही टाइम में पैसे खर्च हो जाते तो इतने पैसे नहीं खर्च होते। देखो जरा शॉर्टकट सीखते हैं यहां पे, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है मेरे भाई, आ जाओ जरा। जब भी ये फॉर्म दिखे, जब भी मेरे भाई ये फॉर्म दिखे, कौन सा, अगर तुम्हें कहीं दिख जाए ax टू द पावर p प्लस b अपॉन एक्स टू द पावर q, ax टू द पावर p प्लस b अपॉन एक्स टू द पावर q, और ऊपर में पावर में क्या है, n है, ऊपर में पावर में क्या है, n है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे केसेस में टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, ये m क्या है, p क्या है, q क्या है, n क्या है, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा विथ एग्जांपल। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या बोला, टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, r विल बी np माइनस m अपॉन में p प्लस q। अभी एक एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल दूंगा, ऑल क्लियर हो जाएगा। अभी r क्या है, p क्या है, m क्या है, कोई नहीं पूछेगा। ये है अपना ट्रिक, यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है मेरे भाई, यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। अगर हमने कभी लिख दिया, अगर मेरे भाई हमने कभी लिख दिया कि 2x स्क्वायर प्लस लेट्स से 1/x, 2x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 5, एग्जांपल है ये, 2x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 5, फाइंड द कोएफिशिएंट, स्पेलिंग देख लेना भाई कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोएफिशिएंट निकालना है, तो ये बेसिकली क्या है, x टू द पावर 1 है ना, ये x टू द पावर 1 है। अब अपनी सारी वैल्यूज हम एक बार अलग करके लिख देते हैं, अपनी सारी वैल्यूज हम एक बार अलग करके लिख देते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, ये n को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, ये p को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे p की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। यहां पे x का पावर कितना है, 1 है ना, तो हमारे q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 होगी। अगेन हमारे m की भी वैल्यू यहां से देखोगे तो कितनी है, हमारे m की भी वैल्यू मेरे भाई 1 ही है। अब जरा चलते हैं r की वैल्यू निकालने। r क्या हो जाता है, np यानी 5 दूनी 10 माइनस m कितना है, 1 है, तो -1 अपॉन में p प्लस q यानी कि 2 + 1 3, तो 10 में से 1 गया 9 अपॉन 3 यानी कि r की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 3 आ गई। इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई होगी, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 3 आ गई है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें एक्सपेंड करने के लिए, हमें कोएफिशिएंट निकालने के लिए करना पड़ता है NCR। क्या करते हैं हम, NCR, तो हम करेंगे क्या, 5C3, r की वैल्यू कितनी है, 3 है, कोएफिशिएंट पूछा गया था, ध्यान रखना। अभी r की वैल्यू हमने निकाली है, कोएफिशिएंट होता है NCR, यस और नो, तो हम लिखेंगे 5C3। अब इस 2 को तो यूज करोगे ना मेरे भाई, 2 को तो यूज करोगे ना, क्योंकि 2 तो है, ये ओवरऑल क्या जाता, ये ओवरऑल जाता 2 टू द पावर 5 में से 3 गया, तो मेरे भाई 5 में से 3 गया तो स्क्वायर बन जाता। करेक्ट है मेरे भाई, करेक्ट है ये बात, 5C3 2 का स्क्वायर। अब इसको जरा ओपन करेंगे 5C3 को जब ओपन करेंगे तो मेरे भाई ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर ही आएगा। क्यों, 5 4 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 यहां पे, 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 4, 2 से ये बार में गया, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, सो 40 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन एक्सपेंशन। 40 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन एक्सपेंशन। 80 नहीं मेरे भाई 40, 80 नहीं मेरे भाई 40। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुआ कहीं आपसे, कैलकुलेशन एरर हुआ कहीं आपसे, 80 नहीं होगा 40 होगा, 5 दूनी 10, 10 चौक
40। 2 का क्यूब कैसे कर रहे हो? 2 का स्क्वायर करोगे ना, 2 का स्क्वायर करोगे ना, a टू द पावर n माइनस आर होता है, याद करो, कंफ्यूज नहीं। a टू द पावर n माइनस आर, b टू द पावर r, a टू द पावर n माइनस आर, b टू द पावर r। 40 40 40 40, शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। टू स्क्वायर कैसे आया? ठीक है, अभी बताते थे 2 का स्क्वायर कैसे आया। देखो, हम जब भी एक्सपेंशन करते हैं, कैसे करते हैं? हम एक्सपेंशन करते हैं भैया NCR a टू द पावर n माइनस आर, b टू द पावर r। अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे n की वैल्यू कितनी थी? 5 आई थी। हमारे अकॉर्डिंग हमारे r की वैल्यू कितनी आई? तो r की वैल्यू हमारे 3 आई है। a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू 2x थी ना, बट हमें मतलब कोएफिशिएंट से था बस। क्या मैंने बोला कि मतलब बस कोएफिशिएंट से था, तो x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस उसके कोएफिशिएंट से मतलब है। तो हमने क्या किया? हमने 2 को यहां पे लिखा और 2 के पावर में n माइनस आर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसका भी डाउट था, क्या ये क्लियर है? जिसका भी डाउट था, क्या ये क्लियर है मेरे भाई? 2 का स्क्वायर कहां गया? कोई पूछ रहा है। अबे 2 का स्क्वायर ही तो 4 बन गया। ये कितना बेतु का सवाल था बे? लव फ्रॉम श्रीलंका। डाउट देखिए प्लीज, एक तो हम ये डाउट से थोड़े परेशान हो गए हैं। बी की वैल्यू क्यों नहीं रखी? क्यों रखेंगे बी की वैल्यू मेरे भाई? एक्स का लिखने का क्या मतलब है? हमें एक्स के कोएफिशिएंट से मतलब है ना, हमें तो एक्स के कोएफिशिएंट से मतलब है। तो 1 टू द पावर तुम एनीथिंग लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 टू द पावर एनीथिंग लिख दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं लिखने का मतलब है। इवन को हिंदी में विषम बोलते नहीं, इवन को हिंदी में सम बोलते हैं। किसी अनाउंसमेंट का पता नहीं चल रहा भैया। अनाउंसमेंट सेक्शन होता क्या है ये तो मुझे खुद ही नहीं पता। 40 आंसर सब बता। आर के बाद वाला स्टेप बता दो। आर के बाद वाला स्टेप हमने लगाया है एनसीआर। भाई एनडीए में जो देता है ना, एनडीए में जो देता है वो कोफिशिएंट नाम से ही देगा। देखो, अगर तुमसे बोल दिया बाइनोमियल कोफिशिएंट, ध्यान से देखो, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया, ध्यान से देख लो, तुम्हारा डाउट वाजिब है, तुम्हारा डाउट वाजिब। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट इसमें क्या होगा, यूजुअली कोफिशिएंट नाम से देगा, बट अगर दे दिया ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट मेरे भाई बस इतना हो जाएगा, दिस विल बी द बाइनोमियल कोफिशिएंट। समझ गए? दिस विल बी द बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया है और दोनों ऑप्शन तुम्हें दिख गया कि 5 से 3 की एक अलग वैल्यू 10 भी है, क्या मैंने बोला? 5 से 3 की एक अलग वैल्यू 10 भी है और एक वैल्यू 40 भी है। एग्जामिनर ने बाइनोमियल कोफिशिएंट मांगा है तो हम 10 को मार्क करेंगे। अगर एग्जामिनर ने बोला कोएफिशिएंट क्या होगा तो हम 40 को मार्क करेंगे। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर मेरे भाई? बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट के बीच का डिफरेंस क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, ये डाउट अच्छा था। किसका डाउट था ये? नेहा परवीन गुरव। ऐसे डाउट बच्चे पूछते हैं ना तो मजा आ जाता है यार बता के, एज ए टीचर बहुत अच्छा फील होता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे क्या पूछना चाहता है। ऐसे टीचर ऐसे डाउट आते हैं ना, तो अब ये चीज बताने मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी कि कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में अंतर क्या है। अब बच्चे ने डाउट पूछा तो वहां पे तुम्हें भी पता चल गया, तो ऐसे डाउट पूछा करो ना कि बताने में मजा आ जाए जरा। वाई वी नॉट टेक 1/x? क्योंकि लिखने का कुछ मतलब नहीं बनता मेरे भाई। कुछ अच्छे सवाल करे, ये भी मत करो, ये इसमें फंस जाओगे तुम, ये इसमें फंस जाओगे मेरे भाई। ये एक प्यारा सवाल है, ये एक प्यारा सवाल है जो तुम्हें करना है, बट उस पर बेस्ड नहीं है, बट उस पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, बट ये उस पर बेस्ड नहीं है। खुद जरा दिमाग लगाना इसमें। पोल दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं। बोला क्या जा रहा था? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन, दो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन। इसका एक इतना प्यारा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इतना तगड़े लेवल के एक सवाल कराऊंगा ना कि एनडीए में वो सवाल शायद किसी टीचर ने कराया। जेई का वो सवाल है, जेई वाले टीचर्स ने कराया, एनडीए में वो कोई नहीं कराता, बट अभी वो सवाल पूछा जाएगा। हमें क्या बोला जा रहा है कि जब इस पूरे को एक्सपेंड करेंगे यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ध्यान से देख लो, ये सवाल एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अब एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 9। क्या है? 1 प्लस एक्स का होल पावर 9। हमें बोला क्या जा रहा है? एक्स टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, दिमाग लगाना जरा सोचो। बाकी तो मैं हूं ही बताने के लिए। 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से करेंगे। एस प्लस नेहा इक्वल टू स्नेहा। लव फ्रॉम उन्नाव उत्तर प्रदेश। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तम प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश।
चलो रिसेंट आउट लव फ्रॉम मेघालय, भाई मेघालय से घूमना है, पीवाईक्यू नहीं हो रहा। पीवाईक्यू कैसे नहीं हो रहा यार, लालो शाह मैं मान ही नहीं सकता पीवाईक्यू नहीं हो रहा। आंसर 80 होगा, चेक कर लेते हैं प्रियांशु नेगी, चेक कर लेते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन एरर हुआ होगा। इस सवाल के बाद चेक कर लेंगे प्रियांशु, ठीक है, इस सवाल के बाद चेक कर लेंगे एक बार। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स इसके बाद पढ़ेंगे। प्लीज आर का फॉर्मूला थोड़ा फिर से समझा दो। आर का फॉर्मूला एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। अगर बी पूछेगा तो क्या ए भी लेके सॉल्व करने के लिए? बी पूछेगा क्यों? चलो एक और सवाल करवा दूंगा, चलो यार उससे बेस्ड एक और सवाल करवा दूंगा। और कुछ सिलेबस सेम होता नहीं, अलग सिलेबस होता, काफी अलग सिलेबस होता है। क्या मैं फिर से दे सकता हूँ? अगर मैं 6 नंबर 2005 है और सर मैं एक बार अटेम्प्ट दे चुका। एक मिनट, ये कौन है? गौतम शाही। इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज 6 नवंबर 2005, जेंटलमैन सॉरी टू से दिस, एज पर माई नॉलेज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एनडीए। ये डेट ऑफ बर्थ जिसका भी है 6 नवंबर 2005, जेंटलमैन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनडीए दिस टाइम। क्योंकि इस बार जो आया है वो 2 जनवरी से स्टार्ट है, वो 2 जनवरी 2006 से है, तो 2005 वाले तो सारे बाहर हो गए वैसे ही। सॉरी टू से दिस बट मेरे भाई तुम इस बार एलिजिबल ही नहीं हो। रिव्यू सॉल्व नहीं हो सर, मैं 2 दिन पहले बैच लिया हूं, मेरा बहुत सारा बैकलॉग है। भाई बैकलॉग खत्म तो करो, 2 दिन पहले बैच लेके कैसे एक ही बार चाहते हो कि पूरी ड्यूटी सॉल्व हो जाए? अगर बी की वैल्यू 1 ना हो तो आंसर में फर्क पड़ेगा, अगर बी की वैल्यू 1 ना हो तो आंसर में फर्क पड़ेगा, वहां पे हम बी के पावर में कुछ लगाएंगे, ठीक है। एक सवाल उस पर करवा दूंगा, डोंट वरी, एक सवाल उस पर करवा दूंगा, डोंट वरी मेरे भाई। देखो भाई सवाल क्या है हमारे पास, हमें बोला गया है द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन दिस। अब देखो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सोचने वाला सवाल है, बहुत प्यारे ढंग से सोचने वाला सवाल है, ठीक है। सोचने वाला सवाल यह है मेरे भाई कि 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है। अगर ये पावर होल में रहता ना, अगर ये जो पावर 4 है वो होल में रहता, सबसे ऊपर पावर रहता, अगर ये पावर सबसे ऊपर रहता, इस ब्रैकेट के ऊपर रहता, तो हम इसको एक्सपेंड करते। बट केवल एक्स के ऊपर पावर है, क्या समझे? बट केवल एक्स के ऊपर पावर है मेरे भाई, तो हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। वॉइस लो का ज्यादा इशू हो रहा है क्या? बुला लेते हैं टीम से किसी को। वन माइनस एक्स टू द पावर 4 है, लेकिन यहां पे क्या है, ये 1 प्लस एक्स का होल पावर 9 है। क्या दिख रहा है? 1 प्लस एक्स का होल पावर 9 है। पता नहीं क्यों बोल रही है। ये है 1 प्लस एक्स का होल पावर 9, तो इसको तो हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे भैया? इसको एक्सपेंड करेंगे 9c0 एक्स टू द पावर 0 प्लस 9c1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 9c2 एक्स स्क्वायर प्लस 9c3 एक्स क्यूब। अब टू ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कहां तक जाएंगे? 9c7 एक्स टू द पावर 7, 9c8 एक्स टू द पावर 8, लास्ट में प्लस में एक चीज रहेगा 9c9 एक्स टू द पावर 9। हम दूसरे वाले को तो एक्सपेंड करेंगे, हम दूसरे वाले को तो एक्सपेंड करेंगे प्रॉपरली, बट इसका तो कोई एक्सपेंशन ही नहीं है, इसका तो मेरे भाई कोई एक्सपेंशन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या सारे के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना जरूरी है? ध्यान से देख लो, अगर बातें करोगे समझ नहीं आएगा, फिर डाउट 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 करते रहोगे, और अच्छे सवाल फिर मैं लाना ही बंद कर दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए ना कि भैया वो 2 मिनट में होने वाले सवाल कर दो कि हम भी राजी होकर चले जाए, भले पेपर क्लियर ना हो, तो बोलो कल से वही कर दूंगा मैं। यहां पे क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और यहां पे एक प्रॉपर एक्सपेंशन है। हमें किसी से मतलब है मेरे भाई? एक्स टू द पावर 7 से है। अब एक्स टू द पावर 7 कब आएगा बताओ जरा? जब ये कांस्टेंट वैल्यू 1, जब ये कांस्टेंट वैल्यू 1 इस एक्स टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या वो एक्स टू द पावर 7 बनाएंगे? क्या वो एक्स टू द पावर 7 बनाएंगे? जी भैया वो एक्स टू द पावर 7 बनाएंगे। तो हम 1 इंटू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 9c7 एक्स टू द पावर 7। यहां पे भैया एक्स टू द पावर 4 दिख रहा है, क्या दिखा इधर? एक्स टू द पावर 4 दिखा। इधर क्या है मेरे भाई? एक्स क्यूब है। इधर क्या कहीं दिख रहा है? एक्स क्यूब दिख रहा है। जब भी हम कभी एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब करेंगे, तो मेरे भाई ये क्या बनेगा? ये मेरे भाई बनेगा एक्स टू द पावर 7। बाकी और कहीं तो एक्स टू द पावर 7 नहीं बन रहा है, बताओ जरा,
बताओ और कहीं x टू द पावर 7 बन रहा है क्या? नहीं भैया, और कहीं x टू द पावर 7 नहीं बन सकता। तो इस x टू द पावर 4 वाले टर्म को हम इस x क्यूब वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू वहां पाएगी -9c3 x टू द पावर 7। अब x टू द पावर 7 को हमने बाहर निकाल लिया, x टू द पावर 7 को हमने बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया 9c7 माइनस का 9c3, x टू द पावर 7 9c7 माइनस 9c3। अब इसको तुम अपने साइड से सॉल्व करना, इसको तुम अपने साइड से सॉल्व करना। बाकी मैं डायरेक्ट आंसर सुबह पढ़ाया तो मुझे पता है कि इसका आंसर हो जाएगा -48। इसकी वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो -48 आ जाएगी। एक्सपेंशन खोलना सिखा चुका हूं मैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। समझ गए? बहुत प्यारा सवाल था। एनडीएम इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एनडीएम इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और मेरे भाई आगे भी पूछे जाएंगे। अब जरा देख लेते पोल में कितने लोगों ने सही जवाब दिया। शो रिजल्ट ओनली 11.18%। बाकी लोग तुक्का मार के क्यों अपना वो रैंक वैंक खराब करते रहे? तो यहां कुछ मिलता है तुम्हें पैसा? वैसा नहीं मिलता ना मेरे भाई, यहां तो कोई पैसा नहीं मिलता है। यहां ना पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तो क्यों अपना टाइम खराब करते हो बिना मतलब के तुक्के मार के? कोई फायदा है तुक्कों का? कोई फायदा नहीं है तुक्का मारने का यार। 1 - 4 को हम कुछ फायदा है? उत्कर्ष बाबू उसे ब्रेक करके लिखे तो कुछ फायदा थोड़ी है। अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं किया लेकिन जीएटी में है तो क्या सेलेक्ट हो सकते? क्या मैथ्स में केवल 75 नंबर लेकर के आओ वैष्णवी पाटिल, मैथ्स में केवल 75 नंबर लेकर के आओ, तुम जीएटी में 300 नंबर लेकर के आ जाओ, हो गया तुम्हारा क्लियर, हो गया तुम्हारा क्लियर। ठीक है। सातक आई हैव गिवन 10th बोर्ड एग्जाम नाउ, कैन आई गिव एनडीए? अरे कैन आई गिव एनडीए एग्जाम कैसे भाई ईशान पाटिल? तुम 12th में होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। इसके जैसे एक और क्वेश्चन, इससे अच्छा सवाल कराऊंगा। ऐसे बढ़ा तो यही क्वेश्चन होता। हाँ भाई यही होता है, यही होता। मैं एनडीए सर जी ब्रेकअप के लिए भी ऑफिसर बनने के बाद ही चोरी पटाएगा अपन। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। थी ही नहीं तो ब्रेकअप किससे करेगा? थी ही नहीं तो ब्रेकअप किससे करेगा? अरे यार एक सवाल जो तुम्हारे वाले में ऐड नहीं हुआ वो सवाल, सॉरी सॉरी, वो इतना प्यारा सवाल था ना, कल उसको बैठ के मैंने टाइप किया था, लग रहा तुम्हारे वाले में वो ऐड नहीं हुआ। लेकिन ऐड कैसे नहीं हुआ? होना चाहिए था तुम्हारे में वो सवाल यार, वो सवाल तुम्हारे में होना चाहिए था। वो सवाल गया कहां? पता नहीं कैसे नहीं ऐड हुआ इसमें। वो सवाल बड़ा ही नेक्स्ट लेवल सवाल था। करवा दूंगा कल की क्लास में, वो सवाल करवा दूंगा। ठीक है, कल पीएनसी स्टार्ट करवाऊंगा ना, तो कल पीएनसी के उसमें वो सवाल करवा दूंगा। इतना प्यारा सवाल था ना, मतलब उस लेवल का सवाल नहीं कराया किसने एनडीए में। और मेरे को लग रहा है कि वो सवाल इस बार पेपर में फंसेगा सीधे, वो सवाल इस बार पेपर में फंसेगा सीधे। कल वो सवाल करवा दूंगा। तुम्हारे वाले स्लाइड में वो ऐड ही नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे। देख लेते हैं एब्सोल्यूट टर्म जरा समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट टर्म जरा समझ लेते हैं। आ जाओ जरा। एब्सोल्यूट टर्म को 2-3 नाम से और जाना जाता है। एब्सोल्यूट टर्म को 2-3 नाम से और जाना जाता है। एक है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी बोला जाता है इसको, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी बोला जाता है इसी को। कहने का मतलब यह है कि ऐसा टर्म जिसमें एक्स, ऐसा टर्म जिसमें एक्स पूरी तरीके से गायब हो जाए, जिसमें एक्स पूरी तरीके से गायब हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट टर्म बोलते हैं मेरे भाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, जहां पे एक्स पूरी तरीके से गायब हो जाए। तो बेसिकली जहां पे भी एक्स का पावर 0 हो जाए ना, जहां पे भी एक्स का पावर 0 हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट टर्म बोलते हैं। तो जब भी ऐसा एक्सपेंशन देखो, जब भी ऐसा एक्सपेंशन देखो मेरे भाई, ax टू द पावर p प्लस b अपॉन x टू द पावर q का होल पावर कितना है? n का होल पावर कितना है? n। देन फॉर इंडिपेंडेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म r is equals to, for independent term r is equals to np अपॉन में p plus q। for independent term np is equals to r is equals to np अपॉन में p plus q। बेसिकली हमने कुछ अलग से नहीं किया है। जब इंडिपेंडेंट होगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारा जनरल वाला जो ट्रिक होता था वो क्या होता था? np माइनस m होता था, np माइनस m होता था। बस वही हमने माइनस का 0 किया तो कुछ लिखने का मतलब बनता नहीं है। एग्जाम्पल ले लो एक मेरे भाई, अगर हमने कभी लिखा, अगर हमने कभी ऐसा लिखा
कि क्या हो रहा है यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 9, टू द पावर 9। एक सवाल, पहला सवाल, विच टर्म विल बी द इंडिपेंडेंट टर्म, विच टर्म विल बी इंडिपेंडेंट टर्म, विच टर्म विल बी इंडिपेंडेंट टर्म। दूसरा सवाल यहीं पे, दूसरा सवाल मेरे भाई यहीं पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म। हमसे ये दो सवाल पूछे गए हैं, पहला क्या कि विच टर्म विल बी इंडिपेंडेंट टर्म, दूसरा क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म। हमसे ये दो सवाल पूछे गए हैं। हर चीज के लिए हमें यहां पे आर की ही आवश्यकता पड़ेगी, सबके लिए हमें यहां पे आर की ही जरूरत पड़ेगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनपी। एनपी मतलब 9 दूनी 18, 18 अपॉन में पी प्लस क्यू, यानी 2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब आर की वैल्यू 6 आई है, एक बात समझो, आर की वैल्यू 6 आई है तो जनरल टर्म में हम किसी भी टर्म को क्या लिख देते, टी आर प्लस 1। अगर आर की वैल्यू 6 आई है, ध्यान से देखो, अगर आर की वैल्यू 6 आई है मेरे भाई, तो 6 + 1, क्या मैंने बोला, 6 + 1, यानी कि सेवेंथ टर्म जो होगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। क्या समझे, जो सेवेंथ टर्म हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। अब हमसे वैल्यू पूछेगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, सिंपली 9c6, एनसीआर 9c6। अब एक्स स्क्वायर का भी कोई कोएफिशिएंट यहां पर नहीं, अगर मान लो 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो हम उसके पावर में भी कुछ ना कुछ चीजें अकॉर्डिंगली लिखते हैं। यहां पे भी कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हमें सिंपल वैल्यू हो जाएगी 9c6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 8 7, 6 फैक्टोरियल नीचे कट जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये हो जाता 3 दूनी 6, 3 से 3 बार में ये गया, 2 से 4 बार में ये गया, ठीक है। चढ़ते हैं 12 12 7 84। इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू इस केस में हो जाती है मेरे भाई 84। इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू इस केस में हो जाती है 84। जरा फटाफट से वोट करेंगे यस और नो के लिए, फटाफट से वोट करेंगे यस और नो के लिए। है वी गो, जिसको समझ में आ गया है यस करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया नो करेंगे, अकॉर्डिंगली देखेंगे। डू इट फास्ट जनरल। डू इट फास्ट। %80.56%। अब देखो 90% से ऊपर नहीं है, 90% के क्लोज नहीं है, तो मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं। 90% के क्लोज नहीं है तो मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं। चाहता तो मैं इग्नोर करके चल जाता, बट मेरे से होगा नहीं वो चीज। देखो है यहां पे क्या मेरे भाई, यहां पे है अपने पास x² + 1/x टू द पावर 9। क्या मैंने बोला, x² + 1/x टू द पावर 9 है। हमें बोला जा रहा है कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट टर्म होगा। पहला सवाल, हमें सबसे पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास ट्रिक उसी चीज के लिए है। हमने क्या करा, आर की वैल्यू निकालने के लिए किया एनपी। ये हमारा एन है, ये हमारा पी है, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 18 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में p + q करेंगे तो 2 + 1 करने पे ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 18/3 करेंगे तो हमारे r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ध्यान रखना हमारे r की वैल्यू 6 आई है। एग्जामिनर अगर यही ऑप्शन के साथ देगा ना, ऑप्शन के साथ देगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए लिखेगा वो 6, और श्योर वो ऑप्शन नंबर ए लिखेगा 6। और 80% बच्चे r की वैल्यू 6 निकाल के उसी ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे और गलत करके आएंगे। तुम उन 80% में शामिल मत हो जाना गलती से भी। हमें क्या पढ़ा है कि किसी भी टर्म को tr+1 के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर सेवेंथ टर्म होगा तो उसे t6+1 लिखेंगे, तब जाकर के सेवेंथ टर्म के केस में r की वैल्यू 6 आएगी। तो ये तो हमारे तो r की वैल्यू है ना मेरे भाई, ये हमारे r की वैल्यू है, इसलिए टर्म कौन सा हो जाएगा, 6+1 यानी कि सेवेंथ टर्म। आगे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म। जब इंडिपेंडेंट टर्म की बात कर रहा है तो x तो पूरी तरीके से वहां पे वैनिश है। क्या मैंने बोला कि x पूरी तरीके से वहां पे वैनिश है, x लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब एनसीआर एक्सपेंड तो ऐसे ही करते हो ना, एनसीआर a टू द पावर n - r। अगर तुम्हारा पूरा करने का भी मन है तो तुम इसको क्या लिखोगे, तुम इसको लिखते 9c6 x² टू द पावर 9 में से 6 गया तो 3 इंटू 1/x टू द पावर 6, यही लिखते। ठीक है, अल्टीमेटली यहां क्या आता है, x टू द पावर 6 ही आता, और डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर 6 ही आता। तो ये क्या हो जाता मेरे भाई, ये कट के वैसे भी तो वनिश बन जाता ना,
ये कट के वैसे भी 1 ही बन जाता, तभी तो ये इंडिपेंडेंट टर्म हुआ है। तो तुम्हारे इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? सिंपली 9 से 6 आ रही है। अब 9 से 6 की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल नहीं लिया क्योंकि 6 फैक्टोरियल नीचे से कट गया। 9 में से 6 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल एक बचा रहेगा, इसलिए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 into 2 करी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा, तो चढ़ती है 12, 12 7 84, 84 विल बी योर आंसर। अब जरा वोट करेंगे, मेरे भाई। दिक्कत ये है ना कि मैं ऑफलाइन में बहुत पढ़ाया मैंने, अब ऑफलाइन में बच्चों के डाउट तुम सामने से इग्नोर कर नहीं सकते, अब वही चीज है जहन में। वरना ऑनलाइन में नो बडी डेयर्स टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ कंटेंट कि जिसको समझाने में दिक्कत हो या जिसको बच्चों को समझने में दिक्कत हो। आसान सवाल करा के निकल जाते हैं खाना पूर्ति बच्चे भी खुश कि 30 सवाल सर ने कराए, 30 में से 20 के मैंने जवाब दे दिए। 90% ऊपर चला गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे जरा सवाल देखेंगे। अब देखो, अब ये जो सवाल है द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, चाहता तो मैं तुमसे यहां से सीधा पूछ सकता था, मैं सीधा पूछ सकता था व्हाट विल द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लेकिन वो तो मैंने सिखाने में करा दिया। यहां तो अच्छा सवाल कर रहा हूं, इफ द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट तुम सीख लो, सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट सीख लो, तब ये सवाल कर पाओगे। देख लो, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट सीख लो, तब वो सवाल यहां पे कर पाओगे तुम। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तुम्हारे कल वाले डीपीपी में भी इसके सवाल थे। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखो, सिंपल है। स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए? पुट, या फिर ऐसे लिख लो, रिप्लेस ऑल वेरिएबल विद 1। रिप्लेस ऑल वेरिएबल विथ 1। बेसिकली तुम्हें बोल कह रहा हूं कि जितने भी एक्सपेंशन वेरिएबल दिखेंगे ना, सबके जगह बस 1 डाल देना। जैसे मेरे भाई, अगर हमारे पास रहता कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर n में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? सारे सम। तो यहां पे करेंगे 1 प्लस एक्स की जगह 1 डाल दो, यानी कि आंसर आ जाता तुम्हारा 2 टू द पावर n। जैसे कि अगर कभी रहता कि 2x माइनस 3y टू दी पावर 5, 2x माइनस 3y टू दी पावर 5 में फाइंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, फाइंड सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो सिंपल क्या करोगे, x की जगह भी 1 डाल दोगे, y की जगह भी 1 डाल दोगे। तो ये क्या बन जाता है? x की जगह 1 डालने पे सिंपली 2, y की जगह 1 डालने पे सिंपली ये बन जाता 3, पावर में 5 है। तो ये क्या बन जाता? -1 टू द पावर 5, यानी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट मेरे भाई -1 बनता। अगर कभी मैं लिखूं कि 1 माइनस एक्स टू द पावर 100 या 1000 सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई इसकी वैल्यू तुम बोलोगे 1 माइनस 1 टू द पावर 1000, यानी 0 टू द पावर 1000 सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसके एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 के बराबर होगा। इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यही चीज तुम यहां पे यूज करोगे। इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन दिस इज 243, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब सबसे पहले अपना काम क्या है? सबसे पहले तो अपना काम क्या है कि इस n की वैल्यू को निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले n की वैल्यू को निकालेंगे, तब हम जाकर के r की वैल्यू को निकालेंगे, और तब हम कहीं जाकर के इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड कर पाएंगे। समझ गए? अब यहां पे पोल देता हूं, इसमें टाइम दूंगा 90 सेकंड का। 2 सवाल एक सेट इंक्लूडेड है, इसलिए 90 सेकंड्स आई एम गिविंग यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से सॉल्व करेंगे, तब तक मैं तुम्हारे डाउट्स वगैरह देख लेता हूं। 90 सेकंड का टाइम दिया है, डू इट फास्ट। बढ़ा दीजिए प्लीज, आज थका हुआ हूं मैं भाई। 2 घंटे क्लास जाएगी ये। दो घंटे क्लास जाएगी मेरे भाई ये। पीडीएफ ट्रिक ऑफ सीक्वेंस भाई वो टीम टाइप कर रही है, टाइप होने के बाद वो अपलोड करवा दूंगा। सर नो वॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ भाई इनफ है, अच्छे सवाल होंगे उसमें भी। मोटिवेट मी प्लीज, मेघालय में ऑफलाइन सेंटर क्यों नहीं है पीडब्ल्यू? भाई मुझे नहीं पता, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं भाई, अपना तबीयत क्या ही होगा।
मेरे को यही समझ नहीं आता कि डाउट क्यों नहीं देखते भाई। तुम्हारे जैसे ना 1000 बच्चे यहाँ पे लाइव पढ़ रहे हैं करीब करीब, ठीक है बाबू, तुम्हारे जैसे 1000 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम होता है पढ़ाने का, उसमें मैं सबके अगर डाउट देखता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब, बताओ ना। अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो फिर तुम्हें गरिया होगा कि सिलेबस खत्म नहीं किया। अजीब हाल है यार, जब भी मौका मिलता है देखता हूं, वरना इतने भी डाउट ना मैथ्स का कोई टीचर नहीं देखेगा। सर जी आयोटा टू द पावर आयोटा की वैल्यू क्या होती है? भाई जितना तूने मेरे से पूछा है ना ये सवाल, तो इसको गूगल कर लेता, तेरे को समझ में आ जाता है कि आयोटा टू द पावर आयोटा निकालने के तुझे सबसे पहले उसे यूलर फॉर्म में लेकर के जाना पड़ेगा, और यूलर फॉर्म में ले जाकर तू खुद सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यूलर फॉर्म में ले जाना और उसके बाद तो सोल्व करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एक रियल वैल्यू निकल के आएगी तेरे पास लॉग के फॉर्म में। सर आप ज़्यादा लॉन्ग मेथड से कराते हैं, दोनों से कराते थे, जैसे कोई आराम से बन जाता है और टाइम भी सेव हो जाता है। अच्छा भाई, मेरा यही पढ़ाने का तरीका, मेरे भाई मेरा यही पढ़ाने का तरीका आरुष कुमार, जहां पर ट्रिक की जरूरत होती है वहां ट्रिक बताता हूं, जहां ट्रिक नहीं हो सकती है वहां पर ट्रिक नहीं बताता हूं। ठीक है, लॉन्ग मेथड हो सकता है कि वो सवाल ही ऐसे रहते होंगे कि 2 मिनट में सॉल्व हो जाए। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग बट यू आर फोर्सिंग मी टू से। ठीक है, आई एम टेलिंग यू कि मैं ऐसे सवाल लगा दूंगा कि 10 ट्रिक है चैप्टर के, 10 ट्रिक पे एक एक सवाल लगा करा दूंगा, ऐसे ऐसे चुटके में 2-2 मिनट 2-2 मिनट में नहीं लगेगा, 30-30 सेकंड में सवाल निकलेंगे या 10 सेकंड में सवाल निकलेंगे। तुम भी खुश कि फटाक से हो गए सवाल, लेकिन लेवल के सवाल कौन करवाएगा? लेवल के सवाल कौन करवाएगा मेरे भाई? अच्छे टीचर्स, वो बहुत अच्छे टीचर है जिनकी तुमने बात करी है, वो बहुत अच्छे टीचर है जिसकी तुमने बात करी है, लेकिन बाद में मैंने यही सुना बहुत बच्चों से, बाद में मैंने ये सुना कि सर जो सर ने कराया था वो एग्जाम में नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा सर का कराया, वो बहुत चीजें आई होंगी, बट कुछ सवाल बच्चों के मिस होते हैं ना, जो उनको लगता है कि यार ये तो ऊपर लेवल का सवाल है, इस लेवल तक का क्लास में पढ़ाया नहीं गया था। टीचर का रेपुटेशन खराब कर दोगे तुम वैसे में। नेवर ट्राई टू कंपेयर एनी वन विथ एनी वन। इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 243, पहला काम हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, पहला काम हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक्स की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। अगर एक्स की जगह 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/1 टू द पावर एन, और ये किसके बराबर है मेरे भाई, सम ऑफ कोफिशिएंट है अपना 243 के बराबर। ये कितना है, ये 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू 243 है। 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू 243। एन की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई भैया, एन की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 5। एन की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 5। ठीक है, अगर जिसको समझ नहीं आया कि एन की वैल्यू 5 कैसे आएगी, 243 को तुम चाहो तो मेरे भाई 3 टू द पावर 5 भी लिख सकते हो, 3 टू द पावर 5 भी लिख सकते हो। कंपेयर करेंगे एन की वैल्यू 5 आ जाएगी, कंपेयर करेंगे मेरे भाई एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। जरा आगे बढ़ेंगे, एन की वैल्यू 5 आ गई। अब अपना हम आर की वैल्यू निकालने जाएंगे, हम एनपी वाला काम करेंगे। आर की वैल्यू निकालने जाएंगे एनपी, यानी कि 5 इंटू 2। एनपी करेंगे तो 5 इंटू 2 यानी कि 10, 5 इंटू 2 यानी कि 10। इंडिपेंडेंट टर्म था तो एम का कुछ मतलब नहीं है, अपॉन में पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 3, यानी कि मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 2 आ गई। आर की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू चाहिए। एक्सपेंड करेंगे, हम लिखेंगे 5c2। अब ए की जगह पे तो कुछ नहीं है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, तो हमें लिखना ही नहीं है। बट यहां पे एक्स क्यूब के ऊपर मेरे भाई यहां पे बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू 2 है, तो बी टू द पावर कितना होता है भैया, बी टू द पावर आर होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 टू द पावर आर, यानी कि 2 का स्क्वायर सिंपली। अब 5 से 2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 40। दैट इज ऑप्शन नंबर ए अल्फा। अब स्टार्टिंग में जिस भाई बहन को यह दिक्कत हो रहा था कि भैया अगर इंडिपेंडेंट टर्म में वहां पे बी की जगह पे कोई वैल्यू रहे तो कैसे करेंगे, मेरे भाई बी की जगह पे कोई वैल्यू रहे तो ऐसे करेंगे। ठीक है, 1 रहे तो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई और वैल्यू रहे तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ओनली 19.9% लोगों का सही हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओनली 19.1% लोगों का सही हुआ था। हाउ टू बिकम 3 टू द पावर 5, टू मच कंफ्यूजन।
आंसर इज 30 नहीं मेरे भाई, आंसर इज 40 ना, आंसर इज 40। हाँ दे सकती हो अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ उसकी उस कैटेगरी में आ रहा है तो। भाई तुम जनरल कास्ट से हो या किसी भी कास्ट से हो, फौज में कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं है। अगेन ये प्यारा सवाल है, अगेन ये प्यारा सवाल है, डू इट फास्ट। आई एम गिविंग यू, पहले तो चैट तुम्हारा ऑन कर देता हूं थोड़ा सा, एंड आई एम गिविंग यू फॉर दिस क्वेश्चन 60 सेकंड। 60 सेकंड में ये सवाल आ जाएगा। सवाल है कि द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब अगेन क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म का मतलब अगेन मेरे भाई यहां पे हो गया इंडिपेंडेंट टर्म। देखो सेम सवाल को अलग अलग जिस जिस नाम से एग्जामिनर पूछ सकते हो वो सारे नाम तुम्हें यहां पे बताए जा रहे हैं सवालों के माध्यम से। कांस्टेंट टर्म के नाम से आ जाए, एब्सोल्यूट टर्म के नाम से आ जाए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के नाम से आ जाए। कंफ्यूज मत हो ना, बहुत बच्चे तो इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, क्योंकि नाम ही नहीं सुना होता उन्होंने। कांस्टेंट टर्म का मतलब यहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की ही बात की जा रही है। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हियर वी गो, योर पोल स्टार्टेड नाउ, डू इट फास्ट। ये सब आज की डीबीपी के क्वेश्चन है, पता नहीं भाई आज की डीबीपी का क्वेश्चन है कि नहीं है। आज की डीपी हम खुदे नहीं देखे हैं आज की डीपी हम खुदे नहीं देखे हैं। 28 दिसंबर 2006 ना, हाँ भाई एलिजिबल हो। पिछले सवाल में क्या पूछा था, पिछले सवाल में क्या पूछा था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ओहो मेरे भाई सवाल देखो ना, यहां पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यहां टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां पूछा था। यहां पे अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछता तो हम 10 मार्क 10 भी तब भी नहीं मार्क करते यार। टर्म ओवरऑल पूछ रहा है तो टर्म की वैल्यू क्या आएगी, पूरी जो वैल्यू है वो टर्म हो जाएगी ना मेरे भाई। ध्यान से देखो ना, यहां पे सवालों को पढ़ो तो एक बार सवाल को। अरे तुम लोग चेक कर लो, अभी यहां पे डेट ऑफ बर्थ मत लिखो। आर इक्वल टू 1 क्यों लिया, आर की वैल्यू 1 हर बार थोड़ी रख लेंगे, क्या बात है यार। सर स्ट्रेस बहुत है, किसे स्ट्रेस बहुत है यार, किस बात की स्ट्रेस है तुम्हें। अभी बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे हो मेरे भाई, बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे हो। ठीक है, अगर ये फेज खत्म हुआ ना स्ट्रेस तो इसके बाद चालू होता है। इसलिए जस्ट गिव योर बेस्ट, एनडीए में सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि अगर एक बार एनडीए नहीं होता है ना मेरे भाई, तो नो मैटर तुमने कितनी भी ज्यादा मेहनत करी है ना तैयारी में, नो मैटर तुमने कितनी ज्यादा मेहनत करी, तुमने दिन रात एक किया है, अल्टीमेटली लास्ट में सारी दुनिया तुमसे बस इतना पूछेगी कि तुम्हारा पेपर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एवरीवन सीक्स फॉर रिजल्ट, तुम्हारी मेहनत से किसी को मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं है तुम्हारी मेहनत से, ये बात ध्यान में रखना। मेहनत तुम्हें अकेले में ही करना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें शांति से ही करनी पड़ेगी, दुनिया को रिजल्ट से मतलब है। फेल हो गए, फेल हो गए, बस खत्म बात, किसी को नहीं लगता तुम्हारी मेहनत तुमने कितनी करी थी। हमारे साथ भी यही हुआ, हमारे साथ भी यही हुआ, तुम अकेले भुगतभोगी नहीं होगे, हमारे साथ भी यही हुआ। जो लोग कभी इस बात पे प्राउड करते थे कि हाँ लड़का एनडीए का पेपर निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, इंटरव्यू जा रहा है, ऐसा जा रहा है, वैसा जा रहा है, लास्ट में देर आस्किंग क्या हुआ, लास्ट में हो गया क्या, हो गया क्या, मगर नहीं हुआ। नो मैटर व्हाटएवर आई एम डूइंग इन माय लाइफ, लेकिन वो एक चीज नहीं हुई ना। ठीक है, बाकी दुनिया का काम है बोलना, उनकी बातों को दिल से लगा के नहीं बैठना, दुनिया का काम है बोलना, वो बोलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ जरा। इफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज 405, ठीक है। मॉडुलस ऑफ के क्या होगा ये पूछा गया, मॉडुलस ऑफ के क्या होगा ये पूछा गया। सबसे पहले हम अपने वैल्यू लिखते हैं, एन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 10 है, पी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, पी की वैल्यू है 1/2, क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, क्यू की वैल्यू है 2, क्यू की वैल्यू है 2। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनपी 10 इंटू 1/2, 10 इंटू 1/2 अपॉन में p प्लस क्यू, यानी कि 1/2 प्लस 2, ये हो जाता 5 अपॉन में 5/2, इससे ये वैल्यू भाई 2 ऊपर चला जाता। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 2 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 2 आ गई। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 405, अब कांस्टेंट टर्म को जरा निकालते हैं।
कांस्टेंट टर्म को जरा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10CR यानी कि 10C2 रूट एक्स स्क्वायर को यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे भी कटेंगे। हम सिंपली लिखेंगे -k का स्क्वायर। ये किसके बराबर है मेरे भाई, 405 के बराबर है। ठीक है, 10C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 9, 8 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 2। यहां पे ये आ जाएगा k स्क्वायर, यहां पे ये आ जाएगा 405। 2 से 5 बार में ये गया, 2 से 5 बार में ये गया, 5 8 40, 81 बार में ये गया, 9 से 9 बार में ये गया। हमारे k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो k की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हेंस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चों ने चार्ली आंसर बोला भी था, बहुत बच्चों ने चार्ली आंसर बोला भी था। हाँ ये PYQ है, हाँ मेरे भाई ये PYQ है। हाँ 39.46%, 39.46% लोगों ने सही जवाब दिया। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। बाइनोमियल टर्म ऑफ रेशनल इंडेक्स। अब यहां पे चैट बंद करने का वक्त आ गया, क्योंकि ये समझाना जरूरी है, क्योंकि ये समझाना जरूरी है। ठीक है, यहां पे ये समझाना जरूरी है, इसलिए चैट ऑफ कर रहा हूं। समझो, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल इंडेक्स का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि अभी तक हमने जो भी एक्सपेंशन पढ़े हैं, जहां भी हमने a प्लस बी टू द पावर n देखा है, जहां पे भी हमने a प्लस बी टू द पावर n देखा है, n वहां पे क्या होता था, n वहां पे होता था पॉजिटिव इंटीजर, n वहां पे होता था पॉजिटिव इंटीजर। करेक्ट है मेरे भाई। अगर कभी n की वैल्यू फ्रैक्शनल रहे, अगर कभी n की वैल्यू क्या रहे मेरे भाई, फ्रैक्शनल रहे, अगर n की वैल्यू नेगेटिव रहे, तो कैसे करेंगे एक्सपेंड, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल इंडेक्स। अपनी निगाहें जरा बोर्ड की तरफ कर लेंगे। मुझे ये नहीं पता तुमने पहले जहां से पढ़ा है, जिस भी अच्छे शिक्षक ने तुम्हें पढ़ाया है, आई डोंट नो कि होपफुली तुमने रेशनल इंडेक्स वाली चीजें पहले पढ़ी होंगी तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। अगर कभी तुमने नहीं पढ़ी है तो अभी एक बार ध्यान से पढ़ लो, अभी एक बार ध्यान से पढ़ लो कि रेशनल इंडेक्स होता क्या है। जब भी कभी तुम ये फॉर्म देख लो, पहला इसका केस, पहले से केस, कभी भी तुम 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर देख लो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n देख लो, कंडीशन ये है कि ये मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 है। ये एग्जाम में दिया रहेगा। या फिर अगर n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल रहे, n की वैल्यू कभी भी कुछ और रहे, उल्टी सीधी चीजें, तो वहां पर हमेशा हम कंसीडर करेंगे कि मॉडुलस x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है मेरे भाई। हमें अगर बोल दिया गया कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को कैसे एक्सपेंड करोगे, तो मेरे भाई हम इसका एक्सपेंशन रखेंगे 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बेसिकली हम कर रहे हैं उसी एनसीआर को अलग तरीके से एक लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी तुम्हें समझ में आएगा। फिर उसके बाद यही चीज बढ़ती हुई कहां तक चली जाती है मेरे भाई, ये बढ़ती हुई चली जाती है n इंटू n माइनस 1 अप टू कहां तक, n माइनस आर प्लस 1 एक्स टू द पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, अपॉन में r फैक्टोरियल। इसमें जो याद रखने वाली चीज है, जो याद रखने वाली चीज है उसको अलग से लिख देता हूं, उसको अलग से लिख देता हूं। इसको अपन लिखते हैं टी आर प्लस 1, यानी कि जो nth टर्म होगा टी आर प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहां तक मेरे भाई, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में r फैक्टोरियल, अपॉन में r फैक्टोरियल x टू द पावर r, अपॉन में r फैक्टोरियल x टू द पावर r। ये इसके nth टर्म की वैल्यू होती है। बस इतना ध्यान रखना, जो पिंक कलर से मार्क किया है बस इतना ध्यान में रख लेना प्लीज। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। अभी एग्जांपल कराऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल कराऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ जरा एग्जांपल करते हैं मेरे भाई। अगर हमने कभी देखा, हाँ ठीक है, अगर हमने कभी देखा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर लेट्स से 1/2 है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 है, हमसे बोला गया क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेट्स से 4th टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेट्स से 4th टर्म। हमसे इस एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 में 4th टर्म की वैल्यू पूछ दी गई है। तो यहां पे सीधे अगर एनसीआर लगाएंगे तो क्या हम निकाल पाएंगे, हाफ C3 की कैसे हम ओपन करेंगे, कुछ ओपन करने का तरीका है नहीं है ना सीधे, तो इसलिए वो एक्सपेंशन का हमें nth टर्म याद रखना पड़ता है। ठीक है, 4th टर्म की बात की जा रही है, तो 4th टर्म को मेरे भाई हम क्या लिख सकते हैं भैया, 4th टर्म को हम लिख सकते हैं t3+1, 4th टर्म को हम लिख सकते हैं t3+1। वापस एक बार nth टर्म यहां पर लिख के रिवाइज कर लेते हैं, वहां वापस एक बार tr+1 लिख के रिवाइज कर लेते हैं। tr+1 कैसे काम करता था, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहां तक, n माइनस r+1 अपॉन में r फैक्टोरियल
x टू द पावर r तक चीजें काम करती थी। ठीक है, ये हमारा rth टर्म हो, ये हमारा r प्लस 1th टर्म होता है, यानी nth टर्म होता है, तो कुछ भी बोल सकते हो। t3+1 की अगर बात करें तो ये हमारा r हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा r हो जाएगा। अगर n की बात करें तो ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। हमें ये सीरीज कहां तक कंटिन्यू करनी है जरा देख लेते हैं। अगर यहां पे 3 डालोगे r की जगह, अगर यहां पे r की जगह 3 डालोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, n-3+1, यानी कि ये हो जाता है मेरे भाई n-2। मतलब हमारी सीरीज कहां तक जाएगी, n-2 तक जाएगी। हमारी सीरीज मेरे भाई n-2 तक जाएगी, तो हम लिखेंगे n-1 n-2 अपॉन में r फैक्टोरियल। r की वैल्यू कितनी है, 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, और यहां पे x टू द पावर r यानी कि x का क्यूब। अब जो हमारे n की वैल्यू है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो n की वैल्यू वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर, तो ये बन जाएगा n की जगह 1/2, ये हो जाएगा 1/2 -1, ये हो जाएगा 1/2 -2, 1/2 -2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे भाई 3 × 2 और साथ में अपना x क्यूब, साथ में अपना x क्यूब। ठीक है मेरे भाई, अब 1/2 -1 करेंगे, 1/2 -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भैया बन जाएगा माइनस का 1/2। इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, 1/2 -2 अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो -3/2। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो ये क्या बन जाता, ऊपर में बन जाता 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, साथ में अपने हैं x क्यूब, और डिनोमिनेटर मेरे भाई 3 × 2, डिनोमिनेटर में 3 × 2। इससे ये वैल्यू कट जाएगी, 3 कट जाएगी, ये माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव बन जाएगा वापस से। बाकी ये 2 2 2 नीचे उतर जाएंगे, क्या होगा, ये 2 ये 2 ये 2 सब नीचे उतर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 2 यहां पे 16। मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा x³/16। फाइनल आंसर विल बी x³/16। दिस विल बी द 4th टर्म इन दिस एक्सपेंशन। अब मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे प्रीवियस वेरियस टीचर्स जहां से तुमने पढ़ी है चीजें, ये वाली चीज तुमने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बट एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इस टाइप के सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब और नहीं, अभी तो बहुत चीजें पढ़ानी है यार, अभी इस चैप्टर में बहुत चीजें पढ़ानी है। मैं जब कंटेंट अपडेट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार 2 दिन का क्लास इसमें कम पड़ेगा, मुझे एक और क्लास चाहिए थे। बट मैंने टीम से बात करी कि एक क्लास और हो सकता है क्या इसमें। दे सेड कि नहीं सर, एक क्लास एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, वो प्लानर बना हुआ है। तो अब इसमें जो भी चीजें मिस हो जाएंगे ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पढ़ाना चाहता हूं और रह गया, जो मैं पढ़ाना चाहता हूं और रह गया मेरे भाई, तो हम यही करेंगे कि अगली क्लास में हम या तो जो पीएनसी क्लास है उसमें बची हुई चीजें कवर कर लेंगे, या इसका रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। अभी चीजें पढ़ानी बाकी है, इसमें टेंशन मत लो, अभी थोड़ी सी और चीजें पढ़ानी बाकी है। 7:30 तक तो पढ़ा लूंगा। 4/48 आंसर आया, 4/48 आंसर आया, x/12 आना है। 3 कैसे आया इसमें सर, एंड कर दो। 4/48 आंसर आएगा, देख लेते भाई। पॉसिबल हो सकता है कि हमसे कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें 4th टर्म की काम करना था। 4th टर्म यानी कि हमें कहां तक जाना था मेरे भाई, r की वैल्यू 3 डालनी थी। अगर r की वैल्यू यहां पे 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, n-r+1 n-2 तक जाएंगे, n-1 n-2 तक गए, अपॉन में r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल x क्यूब करेंगे। x क्यूब तो कंफर्म है, n की जगह हमने 1/2 डाला तो 1/2, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2, 1/2 -2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3। ठीक है, करेक्ट है। 1/2 इंटू -1/2 माइनस का 3/2। ठीक है, ये 3 इसको काट देगा, ये 3 इसको काट देगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, यही आएगा, x³/16 ही आएगा मेरे भाई, x³/16 ही आएगा। ठीक है, x³/16 ही आएगा, डोंट वरी भैया। संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लो। मजा नहीं आ रहा, आप लो फील कर रहे हो सर, हाउ इज द जोश? भाई जोश इज ऑलवेज हाई। एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे, भाई संडे को एक दिन तो टाइम मिलता है यार। मैथ्स में इतने ही अच्छे थे आपके, मैथ्स क्या अप्रोच थी भाई? मेरी मैथ्स ठीक थी बट इतनी नहीं थी जो ऐसी अभी है करके। n/2 किस वजह से छोड़े सर?
n-2 किस वजह से छोड़े सर? n-2 किस वजह से छोड़े? कहां n-2 को भी तो कैलकुलेट किया ही है। यहां पे r की जगह हमने 3 डाला था, तो मेरे भाई ये n-2 बन गया था ना, ये n-2 बन गया था, बस वही हमने किया मेरे भाई। ठीक है, एक इसका और एक एक्सपेंशन सीख लो बस, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा, डोंट वरी। एक और एक्सपेंशन नेगेटिव वाला सीख लो बस, उसके बाद छोड़ दूंगा। बाकी मैं रिकॉर्डेड क्लास में डाल दूंगा या पीएनसी वाली क्लास में कवर करा दूंगा। बाकी पीएनसी वाली क्लास में कवर करा दूंगा। बस एक चीज इसमें पढ़ लो, एक चीज मेरे भाई पढ़ लो, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला क्या है कि अगर कभी तुम ये एक्सपेंशन देख लो, कभी तुम ये एक्सपेंशन देख लो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन का कभी अगर एक्सपेंशन देख लो ना मेरे भाई, तो ये कैसे करोगे? इसको करोगे 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू कहां तक ये जाएगा? यहां तक जाएगा -1 टू द पावर आर एन इंटू एन प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 1 अप टू बढ़ते हुए एन प्लस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल, अपॉन में आर फैक्टोरियल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। यहां पे अगर हम बात करें कि टी आर प्लस 1 यानी कि nth टर्म की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? तो nth टर्म की वैल्यू होगी -1 टू द पावर आर, -1 टू द पावर आर एन इंटू, ध्यान रखना यहां पे हर जगह प्लस लिखा हमने, n प्लस 1 अप टू कहां तक मेरे भाई? n प्लस आर माइनस 1। लास्ट केस में हमने क्या रखा था? लास्ट केस में अगर देखोगे तो हमने लिखा था n माइनस आर प्लस 1। जब पावर में अगर नेगेटिव आ जाए तो उस केस में nth टर्म चेंज होकर क्या बन जाता है? n प्लस आर माइनस 1। क्या? n प्लस आर माइनस 1 अपॉन में मेरे भाई r फैक्टोरियल, और यहां पे x टू द पावर r, यहां पे x टू द पावर r। ठीक है, ये हो जाता है nth टर्म, ये हो जाता है nth टर्म। ठीक है, अब तुम लोगों का पढ़ने की कैपेसिटी ही नहीं है, क्या बताऊं मैं, मेरा तो पढ़ाने का भी मन है। मैं चलो भाई, अगर ऊपर से जा रहा है तो फिर क्लास खत्म कर देते हैं। बाकी जो इसकी बची हुई चीजें हैं, बाकी जो इसकी बची हुई चीजें वो किसी रिकॉर्डेड क्लास में जाएंगी या पीएनसी में पहले। ठीक है, पढ़ाने का मन है यार। अभी इसमें दिखाऊं कितनी चीजें बचे हैं पढ़ाने के लिए? रुक जाओ, तुम्हें दिखाता हूं कितनी चीजें बची इसमें पढ़ाने के लिए। आओ जरा इधर, यहां तक पढ़ाया मैंने। इसके बाद ये देखोगे, इस पे कुछ सवाल डाले थे अच्छे वाले। ये एक सवाल रहा इस पे बेस्ड, ये एक सवाल रहा इस पे बेस्ड। यहां पे तुम्हारा लार्जेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आना था, यहां पे तुम्हारा डिविजिबिलिटी रूल आना था, और यहां पे कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट सीरीज हैं। इसमें कंटेंट भी बहुत है पढ़ाने के लिए। डिविजिबिलिटी रूल तो मैं बाद में भी कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला जो चीज है ना, इसको बस समझ लो और कुछ मत समझो, इसको बस एक समझ लो। ठीक है मेरे भाई, इसको बस एक समझ लो तुम, ये नेगेटिव एक्सपेंशन वाला समझ लो और कुछ मत समझना। बाकी चीजें मैं रेगुलर क्लासेस में करवाते रहूंगा, डोंट वरी। बाकी मैं पीएनसी में कवर कर दूंगा। बस ये समझ लो, बस मैं भी जा सकूं उसके बाद सेटिस्फैक्शन। तो देख लो, अगर कभी लिखा हुआ आ जाए 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3, अगर कभी लिखा हुआ आ जाए 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3, हमसे बोला जाए क्या कि फाइंड थर्ड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म। ध्यान से देख लो, फाइंड थर्ड टर्म की जब बात करेंगे तो थर्ड टर्म को मेरे भाई हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे थर्ड टर्म को t2+1, t2+1 लिखेंगे। ठीक है, हमें nth टर्म की बात की जा रही है। हम जब ऊपर देखेंगे tr+1 को कैसे एक्सपेंड किया जा रहा है, -1 टू द पावर r, तो हम लिखेंगे -1 टू द पावर r। हमारे r की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? r की वैल्यू 2 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2। आगे कैसे बढ़ेंगे? हम आगे बढ़ेंगे n, हम आगे बढ़ेंगे n+1 वगैरह वगैरह लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, हमने अगर यहां पे r की जगह 2 डाला, ध्यान से देख लो, अगर यहां पे r की जगह 2 डालेंगे तो ये कहां पे जाके खत्म हो जाएगा? ये सर n+1 पे ही जाके खत्म हो जाएगा। तो हम जाएंगे n+1 अपॉन में r फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल, और ये मेरे भाई x स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर तो एज इट इज 1 ही रह जाएगा। अब दिक्कत कहां होती है ये समझो, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां से होता है? बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां से होता है कि यहां लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर -3। हमने एक्सपेंशन में क्या पढ़ा है? 1 प्लस एक्स टू द पावर -n। अगर कंपेयर करोगे मेरे भाई तो n की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी? 3 आएगी। गलती से भी n की वैल्यू -3 मत डाल देना,
गलती से भी n की वैल्यू -3 मत डाल देना, क्योंकि डालोगे तो फिर खराब हो जाएगा। n की वैल्यू यहां पे 3 डालोगे तो ये हो जाएगा 3, 3 + 1 4 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 से 2 बार में ये गया। फाइनल आंसर कितना है मेरे भाई? 6x²। 6x²। दिस विल बी द थर्ड टर्म, this will be the third term in the expansion of 1 plus x to the power -3. This will be the third term in the expansion of 1 plus x to the power -3, 6x²। 6x²। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब इसकी बस 4 सीरीज है जो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव की 4 सीरीज है जो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पहला सीरीज अगर तुम कभी देख लो 1 + x to the power -1, तो इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है? 1 - x + x² - x³ अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। अगर तुम कभी देख लो 1 - x to the power -1, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? 1 + x + x² + x³ अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। तीसरा केस अगर कभी तुम देख लो 1 - x to the power -2, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू कहां तक मेरे भाई? इंफिनिटी तक। अगर कहीं तुम देख लो 1 + x to the power -2, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 1 - 2x + 3x² + 3x² - 4x³ अप टू कहां तक मेरे भाई? इंफिनिटी तक। ये चारों सीरीज याद होनी चाहिए, ये चारों सीरीज सबको याद रहनी चाहिए। ठीक होगा? ठीक है मेरे भाई, ये चारों सीरीज ध्यान में रहनी चाहिए। बस छोड़ रहा हूं 7:30 में तुम्हारी क्लास है, मेरे को 1 घंटे दूर जाना। मैं सुबह 10 बजे से क्या 9:30 बजे से यहां आया हूं ऑफिस में। तुम लोग परेशान हो जाते हो यार। मैं सुबह 9:30 बजे से ऑफिस आया हूं भाई, और मैं तुम्हें अब भी पढ़ा रहा हूं, कल के कंटेंट बना रहा हूं, बाकी काम कर रहा हूं। व्हाट एल्स डू यू नीड? देखो अब ये तुम्हारे लिए एक HW रहेगा, ये तुम्हारे लिए एक HW रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए HW रहेगा। हिंट देता हूं मैं तुम्हें, इसके लिए हिंट देता हूं कि तुम इसको लिख सकते हो ऐसे 3 - 2x, और इसको लिख दोगे 1 + 3x to the power -3। इसको ऐसे लिख देना। अब इसको एक्सपेंड करके x to the power 3 की वैल्यू निकाल लेना। अब इसको x to the power 3 की वैल्यू निकाल लेना मेरे भाई। ठीक है, निकल जाएगा। ऑल क्लियर? 6x²। शाबाश। ठीक है, एक सवाल ये दिख रहा है 1 + 2x + 3x² वगैरह वगैरह। अगर ध्यान से देखो तो ये किसका एक्सपेंशन है? ये एक्सपेंशन है मेरे भाई, ये एक्सपेंशन है 1 - x to the power -2 का एक्सपेंशन, और इसके पावर में क्या है? 1/2 है। तो ये एक्सपेंशन रिजॉल्व हो गया, क्या बन जाएगा? 1 - x to the power -1। और इस एक्सपेंशन में सबका कोफिशिएंट, चाहे पावर में 4 रहे या 400 रहे, सबका कोफिशिएंट क्या बनता है? 1 ही बनता है। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। देखो जैसे यहां पे एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा रह रहा है लार्जेस्ट टर्म का। ये लार्जेस्ट टर्म का जो कॉन्सेप्ट है कल पीएनसी की क्लास में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, ये पीएनसी की क्लास में कवर कर दूंगा। उसके अलावा ये डिविजिबिलिटी रूल भी पीएनसी चैप्टर में हो जाए, क्योंकि वहां पे 3 क्लासेस लगा रखी है मैंने। ठीक है मेरे भाई, यहां से कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड हुए। बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है यहां पे, तो वो देख लेना, साथ में पढ़ लेना। ठीक है, इसमें मैं टिक मार देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीजेस हैं, इसको पढ़ लेना। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाला, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ये उन पे बेस सवाल था, करवा दूंगा कभी बाद में। चलो लेट इट बी। ये हमारे कुछ हैंडल है जहां पे तुम हमसे जुड़ सकते हो। लास्ट में बस इतना बोलूंगा, जय हिंद एंड मेरे भाई, जय हिंद मेरे भाई। एक बात ध्यान में रखो कि बाइनोमियल हमारे साइड से क्लोज हो रहा है, यहां पे जो बची हुई चीजें वो खत्म हो जाएंगी। उससे पहले आज के लिए तुम्हारा ऑर्डर जेंटलमैन, आज के लिए तुम्हारा ऑर्डर है, सुन लो ऑर्डर फटाफट से। अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी ओनली आस्किंग अबाउट कि वेदर ऑर्डर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। दिस इज हाउ फर्स्ट वर्क जेंटलमैन। मैं लास्ट में नॉट गोइंग टू हियर एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, आई एम नॉट गोइंग टू हियर एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। 5 साल के पीवाईक्यू 2018 से जोड़ लो या 2019 से जोड़ लो, 2019 से लेकर के 2023 तक के सारे पीवाईक्यू बाइनोमियल थ्योरम के मुझे अटेम्प्ट चाहिए कल रात 12 बजे तक। तुम परसों तक ले लो, परसों तक कर लो। चलो तुम परसों तक का टाइम ले लो, परसों तक खत्म कर लो। चलो तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एंड ये इज वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए जय हिंद।